नेक्स्ट यहाँ से हम लोग स्टार्ट करेंगे क्या, प्रॉपर्टीज़। ये प्रॉपर्टीज़ पढ़ने की ज़रूरत क्यों पड़ी भाई, पढ़ तो हम लोगों ने लिया मैक्स मिनिमम, फिर क्यों पढ़ रहे हैं, तो वो इस वजह से हम लोग प्रॉपर्टीज़ पढ़ने जा रहे हैं, क्योंकि हमने देखा कि अगर सेकंड डिफरेंशिएशन हम लोग निकालते हैं तो अगर सिंपल फंक्शन है तो ठीक है, लेकिन अगर कोई फंक्शन कॉम्प्लिकेटेड है तो सेकंड डिफरेंशिएशन और ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। तो कुछ कैलकुलेशन को आसान कैसे करें ये जानने के लिए ही हम लोग क्या पढ़ते हैं, प्रॉपर्टीज़। तो एट x इक्वल टू a, यहाँ जो भी प्रॉपर्टीज़ बताई जाएगी ध्यान रखेंगे वो वाइस वर्सा भी है ट्रू। क्या, सबसे पहली बात कि एट x इक्वल टू a, मान लो कि fx मैक्सिमम है, एट x इक्वल टू fx मैक्सिमम, तो 1/fx जो होगा वो मिनिमम होगा। यानी कि अगर फंक्शन को किसी पॉइंट में मैक्सिमम है उसको मैं रेसिप्रोकल कर देता हूँ तो क्या हो जाएगा, मिनिमम। देख जैसे ये मैक्सिमम था x ये ग्राफ किसका है, मैक्सिमम का है, अब इसी को रेसिप्रोकल कर दिया तो मिल गया मिनिमम कि नहीं। सिमिलरली वाइस वर्सा, अगर x इक्वल टू a पे ये मिनिमम होगा तो 1/fx क्या हो जाएगा, मैक्सिमम। सेकेंड पॉइंट, अगर fx मैक्सिमम है तो माइनस fx जो होगा वो क्या होगा, मिनिमम। वाइस वर्सा ये भी ट्रू है कि अगर fx मिनिमम है तो माइनस fx क्या होगा, मैक्स। क्यों, अरे भाई dy/dx निकालते हो तो d/dx प्लस से माइनस में चेंज हो रहा है तो मैक्सिमम बोलते हो। अब अगर माइनस साइन से मल्टीप्लाई करते तो क्या हो गया, जो पहले प्लस से माइनस में चेंज हो रहा था वो किस में चेंज होगा, माइनस से प्लस, तो यानी वो क्या हो गया, मिनिमम। तो इस वजह से माइनस साइन चेंज कर मल्टीप्लाई हुई तो कॉन्केविटी क्या हो गई, चेंज हो गई, इसलिए ऐसा लिखा जाता है। थर्ड पॉइंट क्या है, इन्हीं को मिक्स कर दिया जाए अगर आपस में, कांस्टेंट नंबर ऐड या सब्ट्रैक्ट करने पर मैक्सिमम मिनिमम में कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा पॉइंट में, ठीक। लैम्डा कैसा नंबर है, कांस्टेंट, और मैंने बोला कि -1/fx मैक्सिमम है, तो सिर्फ fx के बारे में सब लोग क्या बोलना चाहेंगे, तो ये क्या हो जाएगा, fx क्या हो जाएगा, मिनिमम, जो कि गलत है। ध्यान कर लेते हैं, क्या था, लैम्डा कांस्टेंट नंबर था, -1/fx मैक्सिमम है, तो सिर्फ 1/fx कैसा बोला जाएगा भाई, ऐसे देख लो, ये है -1/fx मैक्सिमम है, कांस्टेंट नंबर तो हट गया, माइनस साइन मैंने हटाया तो ये मिनिमम हो गया कि नहीं हो गया, और इसको रेसिप्रोकल कर दिया तो fx खाली क्या बोलेगा, तो यानी फाइनली fx क्या है, मैक्सिमम है। तो ये दोनों पहले और दूसरा आपस में क्या कर दिया गया है, मिक्स कर दिया गया है। इसी बात को ऐसे भी देख सकते हो कि अगर -fx मैक्सिमम है तो fx क्या हो जाएगा, मिनिमम, खत्म, ऐसे भी लिख सकते हो। इसको हटाना। अब क्या कोई बोलेगा, अगर ऐसा कोई बोल दे लैम्डा -1/fx मिनिमम है तो fx क्या कहलाएगा, मिनिमम ही कहलाएगा। फोर्थ पॉइंट, fx होल टू दी पावर n अगर मैक्सिमम है तो fx क्या होगा, तो ये वैल्यू n पे डिपेंड करेगी कि n पॉजिटिव है कि नेगेटिव, क्योंकि अगर n नेगेटिव हो गया तो अपॉन में आ गया, तो यानी कि अगर n पॉजिटिव है तो fx क्या होगा, मैक्सिमम ही रहेगा, और अगर n नेगेटिव है तो fx क्या हो जाएगा, मिनिमम। फिफ्थ, अगर ये इसके बारे में कोई क्या बोलेगा, log fx बेस a fx, log fx बेस a अगर मैक्सिमम है तो fx के बारे में क्या बोलोगे, तो हम बोलेंगे कि बेस के ऊपर ये डिपेंड करेगा। क्या, ध्यान करो, बेस ग्रेटर देन 1 है तो ये log कैसा हो गया, इंक्रीजिंग, और जब इंक्रीजिंग था तो इनपुट और आउटपुट का साइन क्या होता था, सेम। तो यानी कि अगर बेस ग्रेटर देन 1 है तो fx क्या होगा, मैक्सिमम, और अगर यहीं पे बेस 0 और 1 के बीच में होगा तो क्या हो जाएगा, मिनिमम, क्योंकि बेस 0 और 1 के बीच में होता था तो ग्राफ कैसा हो जाता था, डिक्रीजिंग।
तो ये कुछ वैल्यूज है यहाँ पर, और एक लास्ट, अगर ये a टू द पावर fx ये लिखा गया है मैक्सिमम है, तो क्या बोलना चाहेंगे सब लोग? तो यहां भी a के ऊपर डिपेंड करेगा। अगर a फाइनली तो ये एक्सपोनेंट के फॉर्म में, तो a तो हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए, तभी ये एक्सप्रेशन डिफाइन होगा। लेकिन पॉजिटिव में भी कैसा, डेसिमल वाला कि ग्रेटर देन 1 वाला? क्योंकि अगर ये डेसिमल है, क्या है, तो पावर बढ़ेगी तो वैल्यू लेस करेगा कि नहीं, याद आई बात? तो यानी कि अगर a का वैल्यू ग्रेटर देन 1 है तो fx क्या होगा, मैक्सिमम ही होगा। क्यों? क्योंकि जिनका बेस ग्रेटर देन 1 होता था वो ग्राफ एक्सपोनेंशियल ग्राफ कैसे हो जाते थे, इंक्रीज, तो वो इनपुट भी बढ़ेगा तो आउटपुट भी बढ़ेगा। और ये है तो fx क्या हो जाएगा, मिनिमम। तो ये है इनकी प्रॉपर्टीज। अब इसको नोट कर लेते हैं, फिर प्रॉपर्टीज बेस्ड क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। तो देखते हैं क्वेश्चन। अब जैसे इस क्वेश्चन को हमने लिखा कि मिनिमम मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन, तो अगर अब इस क्वेश्चन को अगर हम लोग सिंपल तरीके से सोचें सॉल्व करना, तो कैलकुलेशन थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि इसका एक बार डिफरेंशिएशन, दो बार डिफरेंशिएशन बहुत बड़ा हो जाएगा। और जैसे ही लगा कि हमारा डिफरेंशिएशन बहुत लार्ज हो रहा है, तो तुरंत हम लोग के दिमाग में बात आ जानी चाहिए कि कहीं इसके अंदर प्रॉपर्टीज़ तो नहीं अप्लाई हो रही हैं। तो मैं ये देख रहा था कि ये एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है जिसकी डिग्री ऑफ न्यूमरेटर इक्वल है किसके, डिग्री ऑफ, तो तुरंत दिमाग में बात आ गई कि मैं तो इसको डिवाइड कर सकता हूँ, तो मैं इसको डिवाइड कर लेता हूँ। और जब इसको डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, डिवीजन कर लिया गया, तो ये क्या आ गया, 1 माइनस 2x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। अब जब ये वैल्यू लिखी हुई देखी तो तुरंत दिमाग में एक बात और आ गई, क्या, ये 2 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स भी तो लिख सकता था मैं। और जब ये लिख सकता था तो दिमाग में एक बात और भी आ गई, क्या, इसको लिखना चाहे तो मैं सेपरेट करके लिख सकता हूँ, क्या, x प्लस 1 बाई एक्स प्लस 1 लिखा जा सकता है कि नहीं। और जब ये मैंने इसको लिखा तो एक दिमाग में और बात आ गई, और वो बात ये थी कि इसको मैं थोड़ी देर के लिए क्या ले लेता हूँ, u। और जैसे मैंने इसको u लिया तो तुरंत और बात आ गई दिमाग में, क्या, ये तो प्रॉपर्टीज बन गई है। तो u जहां पर मिनिमम होगा y भी वहां पे क्या होगा, मिनिमम होगा, क्योंकि बीच में माइनस भी लगा हुआ है ना। u जहां मैक्सिमम होगा y भी वहां क्या होगा, तीसरे नंबर वाली प्रॉपर्टीज। तो मैं यहां पे क्या करूंगा, u के बारे में सॉल्व करना शुरू कर दूंगा। और u क्या है, u इक्वल टू एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स, तो du अपॉन dx इक्वल टू, ये आ गया, फॉर मैक्सिमा मिनिमा du अपॉन dx बराबर 0। तो यहां से x की वैल्यू क्या आ गई, प्लस माइनस 1। और अब सेकेंड डिफरेंशिएशन, सेकेंड डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये 2 अपॉन क्या आ जाएगा, सीधे एक्स क्यूब, क्योंकि 1 का तो 0 हो जाएगा और इसका डिफरेंशिएशन ही आ जाएगा। अब पॉइंट पुट करते हैं, तो x इक्वल टू 1, तो ये रिजल्ट हम लोग देख रहे हैं कैसा आ गया, पॉजिटिव। तो देयरफॉर u इज मिनिमम, तो देयरफॉर y is also minimum, और therefore minimum value of the function। इक्वेशन ए में पुट कर देंगे, तो y मिनिमम
और उसके बाद एट x इक्वल टू -1, ये वैल्यू कैसी आ गई, निगेटिव आ गई सीधे। तो देयरफॉर u इज मैक्सिमम एट x इक्वल टू -1, तो देयरफॉर y इज आल्सो maximum at x equal to -1, therefore maximum value of the function from a. तो y maximum -1 स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो y मैक्सिमम की वैल्यू क्या रहेगी 3। तो ये प्रॉपर्टीज़ का एप्लीकेशन हम लोग ने स्टार्ट किया है। इसके आगे के क्वेश्चन अभी और देखते हैं, हम लोग नोट करेंगे पहले इसको। तो नेक्स्ट प्रॉपर्टीज़ में हम लोगों ने एक क्वेश्चन किया था, इसी के ही आगे अभी ये प्रॉपर्टीज़ के ही क्वेश्चन है। अब जैसे अगर प्रॉपर्टीज़ कहीं लिखा थोड़ी रहेगा कि ये प्रॉपर्टीज़ का क्वेश्चन है, वहाँ हमको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि हमारा डिफरेंशिएशन कहीं लार्ज तो नहीं हो रहा। अगर हमारा डिफरेंशिएशन बहुत लार्ज हो रहा है तो दैट मीन्स कि हमें यहाँ पे क्या यूज़ करना है, प्रॉपर्टीज़। तो सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन ये हम लोग को दे दिया गया है, fx इज इक्वल्स टू log 3x टू द पावर 4 बाइनस 2x क्यूब माइनस 6x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 1। अब अगर ध्यान से सोचें तो मैक्सिमम मिनिमा निकालना यहाँ से अगर हम लोग शुरू करें तो हमारी कैलकुलेशन ज़्यादा लार्ज हो जाएगी। कैसे, इसका डिफरेंशिएशन किया 1/, फिर अंदर वाले का डिफरेंशिएशन किया तो वो और लार्ज हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। तो इसका मतलब कि हमारी कैलकुलेशन जो है गई बहुत ज़्यादा बढ़ रही। तो हम ये चेक करेंगे कहीं कोई ऐसा तो नहीं कि इसके अंदर प्रॉपर्टीज़ लग सकती है। तो यहाँ पे हमने क्या किया, इस पूरे एक्सप्रेशन को u ले लिया, और जैसे इसको u लिया तो u इक्वल टू 3x टू द पावर 4 माइनस 2x क्यूब माइनस 6x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 1। और अब ध्यान करेंगे log का ये बेस कैसा है, बेस में कुछ नहीं लिखा तो बेस e, यानी कि क्या हो गया, बेस ग्रेटर देन 1। और जब बेस ग्रेटर देन 1 है log में, तो हमने ये देखा था कि u जहां मैक्सिमम होगा fx भी वहां पे क्या होगा, मैक्सिमम। u जहां मिनिमम होगा fx भी वहां क्या होगा, मिनिमम। तो मैं यहां से चेक कर लेता हूं, du अपॉन dx, तो ये कितना आ जाएगा 12x क्यूब माइनस 6x स्क्वायर प्लस 6। और इस टोटल से हम 6 कॉमन कर लेते हैं, ये आ गया। और अब du अपॉन dx इक्वल टू 6x स्क्वायर कॉमन हो जाएगा, तो 2x माइनस 1 माइनस यहाँ से कॉमन कर लेंगे 2x माइनस 1। ये देख रहे हैं डायरेक्ट फैक्टर हो जा रहा है ना, तो इसलिए अननेसेसरी इधर उधर तरीके से करने की ज़रूरत ही नहीं है। और यहाँ से अब क्या आ जाएगा, du अपॉन dx इक्वल टू 6 2x माइनस 1 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1, देन du अपॉन dx इक्वल टू 6 2x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 1। और देख रहे हैं कि फर्स्ट डिफरेंशिएशन ये लीनियर फैक्टर में आ गया, तो हम लोग डायरेक्ट नंबर लाइन पे प्लॉट करके पता कर सकते हैं कि मैक्सिमम है कि मिनिमम। तो हम लोग नंबर लाइन पे प्लॉट कर लेते हैं, -1 फिर 1/2 फिर 1। यहाँ पे स्टार्टिंग इससे हो रही है पॉजिटिव साइन से, इसलिए हम लोग पॉजिटिव रखेंगे, प्लस माइनस प्लस माइनस। और एक बात और ध्यान रखेंगे, क्या ध्यान रखेंगे कि इसमें सभी पॉइंट पे हम लोग मैक्सिमम मिनिमम चेक करेंगे। तो हम कहेंगे गलत, क्यों, क्योंकि क्वेश्चन ने इंटरवल दे दिया गया है, तो इस वजह से इंटरवल दिया होने की वजह से इंटरवल के बाहर वैल्यू को क्या कर दिया जाएगा, निगलेक्ट। इसलिए मुझे -1 से कोई मतलब नहीं रहा। तो फाइनली किससे मतलब रहेगा, 1 से और 1/2। तो सबसे पहले मिनिमम, तो मिनिमम किस पे मिला हम लोग को, 1 पे।
क्योंकि डी बाई डी एक्स चेंज हुआ किससे, निगेटिव से पॉजिटिव। और उसके बाद मैक्सिमम जो आ जाएगा वो किस पे आ जाएगा, एट 1/2। और हमें निकालना है मैक्सिमम एंड मिनिमम ऑफ द फंक्शन। तो यदि फंक्शन की वैल्यू निकालनी है तो फंक्शन की वैल्यू, तो देयरफॉर कहाँ पे रख दिया जाएगा, ये डायरेक्ट इसको इक्वेशन ए ले लेते हैं, इक्वेशन ए में वैल्यू पुट कर दी जाएगी। तो यहाँ पर y मिनिमम f ऑफ 1 और y मैक्सिमम f ऑफ 1/2, यहाँ पे वैल्यू पुट करके अब निकाल सकते हैं कि नहीं निकाल सकते हैं, 1/2 पुट करके कैलकुलेट कर सकते हैं कि नहीं, कोई प्रॉब्लम इसमें। तो ये हो गई ये कैलकुलेशन, इसको नोट करेंगे, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब यहाँ पे अगर हम लोग देखें इसका डिफरेंशिएशन करना, तो फर्स्ट डिफरेंशिएशन करेंगे तो वही चेन रूल लगेगा। अब ये पावर -1 ऊपर जाएगा, फिर अंदर आने का होगा, तो फिर लार्ज हो जाएगा। फिर उसके बाद अगर सेकेंड डिफरेंशिएशन करना पड़ा, तो जहाँ कहीं उन सभी क्वेश्चनों में जहाँ लगता है कि हमें सेकेंड डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा लेकिन डिफरेंशिएशन बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो रहा है, तो वहाँ पे तुरंत हमारे दिमाग में बात आ जानी चाहिए, क्या, प्रॉपर्टीज़। तो अब तुरंत यहाँ पे ध्यान आ रही है क्या, ये पूरा का पूरा एक्सप्रेशन कहाँ लिखा हुआ है, डिनोमिनेटर में। जब ये डिनोमिनेटर में लिखा हुआ है तो इसको 40/u लिख सकते हैं हम लोग। और अब मैं बोल सकता हूँ कि u जहाँ मिनिमम होगा fx मैक्सिमम, और u जहाँ मैक्सिमम होगा fx वहाँ पे क्या होगा, मिनिमम। तो u इक्वल टू 3x टू द पावर 4 8x³ और अब du/dx। ये आगे कांस्टेंट 0 हो जाएगा। और देन यहाँ से 12x कॉमन हो जाएगा और अब इसका फैक्टर हो जाएगा, तो du/dx। ये इसका फैक्टर आ जाएगा। अब ये सिंपल लीनियर फैक्टर बन गए, तो हम लोग नंबर लाइन पे प्लॉट करके कर सकते हैं। -3 0 1 प्लस माइनस प्लस माइनस, तो देयरफॉर मिनिमम एट x इक्वल टू -3, 1 मैक्सिमम एट x इक्वल टू 0। और अब हमें क्या निकालना है, फंक्शन का मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू, तो निकाल लेते हैं। तो फ्रॉम a y मैक्सिमम, तो ये f ऑफ 0 बनेगा एक, y मिनिमम एक बनेगा f ऑफ -3 और एक बनेगा मिनिमम f ऑफ 1। वैल्यू बस सीधे पुट कर दिया जाएगा, आंसर आ जाएगा। एक वैल्यू लिख दे रहा हूं मैं, सिमिलरली मिनिमम ये आ गया, हाँ करेक्ट, एक मिनट, ये क्या था, u था, ठीक, वो गलत में बोल दिया, ये u था। u जहां मिनिमम होगा वहां fx क्या होगा, मैक्सिमम। तो यहाँ पे इम्प्लाइज दैट fx क्या बन जाएगा, fx इज मैक्सिमम, और u यहाँ पे जहाँ मैक्सिमम है वहाँ fx क्या हो जाएगा, मिनिमम। तो देयरफॉर y मिनिमम इक्वल टू f ऑफ 0 और मैक्सिमम की वैल्यू f ऑफ -3 f ऑफ 1। तो ये y मिनिमम ये 40/, तो फाइनली ये कितना आ जाएगा, 40/60, तो 2/3। तो ये इसकी मिनिमम वैल्यू है। सिमिलरली अब मैक्सिमम वैल्यू अब सब लोग कैलकुलेट कर लेंगे। नेक्स्ट अब हेडिंग डालते हैं क्या, ग्लोबल मैक्सिमम और ग्लोबल मिनिमम। अब कोई ग्लोबल मैक्सिमा ग्लोबल मिनिमा बोले या एब्सोल्यूट मैक्सिमा एब्सोल्यूट मिनिमा बोले, दोनों का मीनिंग सेम होता है। तो अब क्या है, यहाँ पे लिखना शुरू करते हैं, y इज इक्वल्स टू fx, y इज इक्वल्स टू fx be a function defined on closed interval a to b। भाषा नोट करेंगे, y is equals to fx
be a function defined on closed interval a to b, then अब इस ग्राफ में देखते हैं, ये एक फंक्शन जो y इज इक्वल्स टू एफ एक्स है, ये डिफाइंड हो रहा है एक इंटरवल a से b में। ये फंक्शन है y इज इक्वल्स टू एफ एक्स, ये a से b में डिफाइंड हुआ है। ये हो गया। और अब यहाँ पे देखते हैं, तो ये वो सारे पॉइंट है जहां पर dy बाई डी एक्स की वैल्यू क्या होगी, 0। कोई प्रॉब्लम इसमें? और जब dy बाई डी एक्स की वैल्यू 0 होती है तभी तो पॉइंट ऑफ मैक्सिमा या पॉइंट ऑफ मिनिमा आता है। यानी कि इन पॉइंट पे जब हमने dy बाई डी एक्स 0 किया है तो उसके करस्पॉन्डिंग x के कुछ पॉइंट आ रहे हैं। हमने ये पॉइंट एज्यूम कर ली, ये x1 है, ये x2 है, ये x3 है, ये x4 है, ये x5 है। यानी कि यहाँ क्या हुआ, y इज इक्वल्स टू एफ एक्स, सबसे पहले dy बाई डी एक्स निकाला गया, एफ डैश एक्स फॉर मैक्सिमा मिनिमा dy बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू 0। और जब dy बाई डी एक्स को 0 हम लोगों ने किया तो ये एफ डैश एक्स इक्वल टू 0 आया, और यहाँ से x की जो वैल्यू आई है हम वही वैल्यू लिखेंगे जो हमने यहाँ ग्राफ में लिख दी है, x1, x2, x3, x4, x5 ये आ गए। अब ये जितने भी dy बाई डी एक्स जहाँ हमने 0 किए हैं उन पॉइंट में y की वैल्यू देख लेते हैं। यहाँ पे y की वैल्यू f ऑफ x1, यहाँ पे देखेंगे यहाँ पे जब आएंगे ये f ऑफ x3। इस पॉइंट पे जब देखेंगे ये f ऑफ x2, ये f ऑफ x4, तो ये कितना हो गया, और ये f ऑफ b। तो सबसे पहले हम लोग निकालना सीख रहे हैं यहाँ पे ग्लोबल मैक्सिमम। हम हमेशा ध्यान रखेंगे जो इंटरवल के एंड पॉइंट्स हैं, इन पॉइंट्स पर हमेशा ही ग्लोबल मैक्सिमा या ग्लोबल मिनिमा डिफाइन होता है और कुछ नहीं डिफाइन होगा। तो सबसे पहले ग्लोबल मैक्सिमम कैसे निकाला जाता है, मैक्सिमम ऑफ, क्या किया जाता है, जिन जिन पॉइंट पे मैक्सिमम मिला है उन सभी पॉइंट्स की y की वैल्यू को एक साथ लिख लिया जाता है विद एंड पॉइंट, और उसके बाद यहां पे देखा जाए f ऑफ a पे y की वैल्यू, फिर मैक्सिमम किस पे मिल रहा है ग्राफ के हिसाब से, f ऑफ x1, फिर कहां पे मिल रहा है f ऑफ x3, फिर कहां पे मिल रहा है f ऑफ x5, और ये इंटरवल का एंड पॉइंट। और अब हम यहां पे बोल सकते हैं क्या लिखा गया यहां पे, मैक्सिमम ऑफ। अब जरा ध्यान से देखो, ये f की वैल्यू,
f की वैल्यू होने का मतलब ये किसकी वैल्यू हुई, y की। तो इस आप ग्राफ पे देख के बता सकते हैं सबसे बड़ी y की वैल्यू क्या है ये। तो यानी इस पूरे स्टेटमेंट का मीनिंग क्या हुआ, f ऑफ x3। तो जिस पॉइंट पर ये y की वैल्यू सबसे ज्यादा आई है उस पॉइंट को बोलेंगे ग्लोबल मैक्सिमम, मैक्सिमम एट x इक्वल टू 3। और उसके बाद इस मैक्सिमम के पॉइंट को छोड़कर बाकी के जो मैक्सिमम के पॉइंट हैं उनका नाम होगा लोकल मैक्सिमम। और एंड पॉइंट इसमें नहीं गिना जाएगा, एंड पॉइंट पे हमेशा क्या देखा जाता है, ग्लोबल। एंड पॉइंट पे लोकल नहीं होगा। तो देयरफॉर लोकल मैक्सिमम एट x इक्वल टू x1 एंड x5। ग्लोबल मिनिमम की अब बात करेंगे। एंड पॉइंट दोनों ही केस में लिए जाएंगे। यहां पे क्या होगा, मिनिमम ऑफ f ऑफ a। फिर मिनिमम किस पे दिख रहा है ग्राफ में, x2 पे, फिर कहां पर, और फिर f ऑफ b पे। अब इन सभी पॉइंटों में देखा जाए तो y की सबसे छोटी वैल्यू कहां पे मिल रही है हम लोग को, f ऑफ x4। यानी कि x इक्वल टू x4 का जो पॉइंट है वो क्या है, पॉइंट ऑफ ग्लोबल मिनिमम। तो देयरफॉर ग्लोबल मिनिमम एट x इक्वल टू x4। और रिमेनिंग जो मिनिमम का पॉइंट बचा उसका नाम क्या जाएगा, लोकल। तो देयरफॉर लोकल मिनिमम एट x इक्वल टू x2। एक लास्ट टाइम फिर से बोल रहा हूं, एंड पॉइंट पे हमेशा ही ग्लोबल मैक्सिमा या ग्लोबल मिनिमा मिलेगा। इस फिगर को आप सब लोग बना लेंगे। अब ग्लोबल मैक्सिमा ग्लोबल मिनिमा क्या है, समझ में आई बात, क्या समझ में आई। जितने भी मैक्सिमम हैं उनको एक साथ कर लो और उनमें जो सबसे मैक्सिमम होगा वही क्या होगा, ग्लोबल मैक्सिमम। जितने मिनिमम हैं उनको एक साथ कर लो और उनमें जो सबसे छोटा होगा वो क्या होगा, ग्लोबल मिनिमम। और बाकी सब बचे क्या, लोकल। और इंटरवल पे सिर्फ क्या होगा, इंटरवल के एंड पॉइंट पे हमेशा क्या होगा, ग्लोबल मैक्सिमा या ग्लोबल मिनिमा ही होगा, लोकल नहीं होगा। अरे भाई हर मोहल्ले में गुंडा होता है कि नहीं होता है, होता है कि नहीं होता है। वो जितने भी गुंडे हैं उन सारे गुंडों को एक जगह इकट्ठा कर लो तो उन गुंडों में एक सबसे बड़ा गुंडा होगा। जो सबसे बड़ा गुंडा होगा वही ग्लोबल गुंडा है, मतलब ग्लोबल मैक्सिमा। और जो बच गए बाकी सब क्या है, लोकल। तो वो लोकल हो गया। ऐसे ही जितने सारे छोटे लोग हैं उनको एक जगह इकट्ठा कर लो, उन छोटों में जो सबसे छोटा है वो क्या है, ग्लोबल छोटा, बाकी सब क्या है, लोकल छोटे। और जब तक इंटरवल नहीं होगा तब तक कोई ग्लोबल नहीं बता सकता है। वह बगैर इंटरवल हमेशा क्या निकलता है, लोकल ही निकलता है। ठीक है, तो इसको नोट कर लेते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। अब इसके बाद स्टार्ट करते हैं कुछ नोट्स वाले पॉइंट। तो नोट्स में हम लोग क्या कर रहे हैं कि एंड पॉइंट पर कब ग्लोबल मैक्सिमा मिनिमा बन सकता है। उसमें एक तो ये है कि जैसे ये फिगर हमने बनाया है, इस फिगर में एंड पॉइंट हम बिल्कुल नीचे खींच देते तो बी पे क्या मिल जाता है, ग्लोबल मिनिमम। दूसरी एक चीज ऐसे भी है, कभी कभी ऐसे भी फंक्शन मिलते हैं कि जिनमें इंटरवल के बीच में कहीं पर मैक्सिमा मिनिमा एग्जिस्ट ही नहीं करता है। मतलब d/x को जीरो करने की कोशिश करोगे तो d/x जीरो होगा ही नहीं। और अगर किसी चीज का d/x जीरो नहीं होगा तो क्या उसमें मैक्सिमा मिनिमा निकल पाएगा, तो वो आगे निकल पाएगा। कैसे निकल पाएगा, वही बात कर रहे हैं। और कौन सा मैक्सिमा मिनिमा, ग्लोबल। फंक्शन कैसा भी हमने डिफाइन किया है, इंटरवल a से b में। अब जब फंक्शन a से b में डिफाइन है तो इस फिगर को सब लोग देखें, ये a का पॉइंट है और ये क्या है, b का। अब इस फिगर में कहीं भी देखोगे तो d/x जीरो कभी भी नहीं होगा। लेकिन हम ये बोल सकते हैं क्या कि इस फिगर के हिसाब से इसका dy/dx हमेशा कैसा मिलेगा, ग्रेटर देन 0। और जब ये ग्रेटर देन 0 हो गया तो ये ग्राफ कैसा हो गया, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग हो गया कि नहीं हो गया।
और जब स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग हो गया तो यहाँ पे देखा जाए तो ए वाले पॉइंट पे सबसे लेस वैल्यू आएगी y की और बी वाले पॉइंट पे सबसे y की ग्रेटर वैल्यू आएगी कि नहीं आएगी। तो यहाँ से हम बोल सकते हैं कि ग्लोबल मिनिमम एट x इक्वल टू ए एंड ग्लोबल मैक्सिमम एट x इक्वल टू बी। ये आ जाएगा। तो अगर इंक्रीजिंग हो गया, इधर ध्यान देंगे, इंक्रीजिंग अगर है तो इस पॉइंट पे मैक्सिमम और इस पॉइंट पे मिनिमम और इस पॉइंट पे क्या मैक्सिमम, और अगर डिक्रीजिंग है तो ए पे क्या आएगा ग्लोबल मैक्सिमम और बी पे क्या आएगा ग्लोबल ये आ गया। और अब इसके बाद नेक्स्ट लिख गया ये, यहीं पे अब नेक्स्ट पॉइंट, ये तो हो गया भाई नोट्स का, ये पहला पॉइंट हो गया, ये दूसरा हो गया। अब देखते हैं थर्ड और फोर्थ पॉइंट। देखो थर्ड और फोर्थ पॉइंट, इस ग्राफ को देखो। अगर इस ग्राफ को हम लोग थोड़ी देर के लिए देखें तो जरा देखो, एक ये मैक्सिमम का पॉइंट मिल रहा है, ये एक मैक्सिमम का पॉइंट मिल रहा है और ये बीच में कैसा पॉइंट मिल रहा है। तो क्या चीज हम लोग ध्यान दे रहे हैं, हम लोग ये ध्यान दे रहे हैं कि बिटवीन टू कॉन्जिक्यूटिव मैक्सिमम लाइज वन मिनिमम, या फिर ऐसा बोल सकते हैं दूसरी लाइन, क्या ये भी मिनिमम दिख रहा है और ये भी क्या दिख रहा है, ये कैसे मिनिमम, दोनों कॉन्जिक्यूटिव है कि नहीं है। तो बिटवीन टू कॉन्जिक्यूटिव मिनिमम लाइज वन मैक्सिमम, ये नोट में डाल देंगे कि बिटवीन टू कॉन्जिक्यूटिव मैक्सिमम लाइज वन मिनिमम। सेकेंड, इसी का क्या हो जाएगा, वैसे वर्षा हो जाएगा। अब यहां से स्टार्ट करते हैं इसके क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन, ये इक्वेशन ए हो जाएगी। फर्स्ट डिफरेंशिएशन कर देते हैं, 2 cos x प्लस दिस, और उसके बाद फॉर मैक्सिमा मिनिमा एफ डैश एक्स इक्वल टू 0, और फिर इसको हम लोग, इसके पास तीन तरीके हैं, cos c प्लस cos d, एक को ट्रांसफ़र करके या फिर cos 2x को cos वाले फार्मूले में चेंज कर सकते हैं। तो ये क्या लिख सकते हैं इसको, 2 cos स्क्वायर एक्स माइनस 1, और ये cos x ऐसे ही रहेगा, और देन इसका फैक्टर हो जाएगा। तो ये 2 cos x माइनस 1 एक फैक्टर हो गया, cos x प्लस 1 बराबर 0 ये दूसरा फैक्टर हो गया। तो सबसे पहले 2 cos x माइनस 1 बराबर 0, ये 1/2, इंटरवल क्या दिया गया है 0 से 3π/2, और 0 से 3π/2 के बीच में अब जरा ध्यान कर लो कितनी वैल्यू आ जा रही होंगी,
कॉस का ग्राफ तो ऐसे चलता है कि नहीं, और ये π/2 हो गया, ये पाई और ये 3π/2, तो 1/2 ये π/2, ये 3π/2, तो 1/2 तो सिर्फ यहीं से एक लाइन जाएगी ना, तो एक ही पॉइंट देगा, इसलिए फार्मूला लगाने की कोई ज़रूरत नहीं। तो ये कितने डिग्री की वैल्यू हो जाएगी, 60 डिग्री की, ये आ गया। अब उसके बाद सेकेंड cos x + 1 = 0, तो यानी कि cos x = -1, तो x का वैल्यू सीधे सिर्फ एक क्या आ जाएगा, पाई आ जाएगा। और अब ये d/x को 0 करने पे पॉइंट आ गए, और साथ में अब हम यहाँ इसका क्या निकाल देंगे, सेकेंड डिफरेंशिएशन। तो सेकेंड डिफरेंशिएशन निकालते हैं, f'(x), तो d/dx 2 cos x + 2 cos 2x, तो -2 sin x -4 sin 2x। अब चेक कर लेते किस पे मैक्सिमम किस पे मिनिमम है। तो सबसे पहले π/3, तो π/3 पे रख रहे हैं, तो ये वैल्यू कैसी आ रही है, तो ये वैल्यू तो निगेटिव ही आ जाएगी, साइन 60 डिग्री बन जाएगा √3/2, और साइन 2π/3 भी क्या होता है, √3/2, तो ये वैल्यू तो निगेटिव आ गई। और जब ये वैल्यू निगेटिव आ गई तो इसलिए मैं बोल सकता हूँ देयरफॉर मैक्सिमम एट x = π/3। अच्छा, अब चूंकि मुझे ग्लोबल कैलकुलेट करना है, इसलिए y की वैल्यू भी निकालनी पड़ेगी। तो y मैक्सिमम f ऑफ π/3, तो यहाँ से 2 sin π/3 + sin 2π/3, तो ये कितना आ जाएगा, √3/2, तो फाइनली कितना आ गया, 3√3/2। उसके बाद नेक्स्ट एट x = π, और अब पाई पे वैल्यू निकालेंगे, और जब पाई पे वैल्यू निकालेंगे तो सेकेंड डिफरेंशिएशन में वैल्यू पुट करो यहाँ पर, तो कितना आ गया, ये कितना आ गया, 0। sin 2π की वैल्यू क्या होती है, 0, और sin nπ की वैल्यू 0 ही होती है। और सेकेंड डिफरेंशिएशन जब 0 आ गया तो हम लोग क्या देखेंगे, इसका थर्ड, तो थर्ड डेरिवेटिव देख लेते हैं। और जब थर्ड डेरिवेटिव आ जाएगा तो यहाँ से कितना आ जाएगा, -2 cos x और -8 cos 2x। और अब यहाँ से जो आ गई वैल्यू, ये वैल्यू कैसी आ रही है, चेक करेंगे कि नॉट इक्वल टू 0 है कि क्या है, तो नॉट इक्वल टू क्या आ गया है, 0। तो जब ये नॉट इक्वल टू 0 आ गया तो इट मीन्स कि ये क्या कहलाएगा, इन्फ्लेक्शन। ये क्या कहलाएगा, इन्फ्लेक्शन, क्योंकि थर्ड डेरिवेटिव क्या होना चाहिए, नॉट इक्वल टू 0। अगर थर्ड भी 0 हो जाता तो फिर मैं हायर ऑर्डर पे चला जाता। तो अब ये तो इन्फ्लेक्शन बन गया। अब चूंकि मेरा तो काम ग्लोबल मैक्सिमम मिनिमा है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा कि ये जो एंड पॉइंट दिए गए इस पे भी y की वैल्यू देखनी पड़ेगी। तो यहाँ पे y की वैल्यू देखेंगे f(0). एंड पॉइंट पे जो वैल्यू होंगी इसको डायरेक्ट कोई अभी कुछ नहीं बोलेगा। तो फाइनली f(0) का जो वैल्यू आ गया वो क्या आ गया है, 0। फिर f कितना, 3π/2, और 3π/2 पे जब देखेंगे तो sin 3π/2 प्लस साइन, और sin 3π की वैल्यू कितनी, और sin 3π/2 की वैल्यू क्या, -1। तो इससे वैल्यू जो आ गई वो हम लोग की कितनी आ गई, -2 आ गई। और जब सारी वैल्यू हमें कलेक्ट हो गई तो हमें क्या करना है, सबसे पहले देखना है ग्लोबल मैक्सिमम। तो देख लेते हैं
ग्लोबल मैक्सिमम। अब ग्लोबल मैक्सिमम कैसे देखेंगे, क्या बताया गया अभी, मैक्सिमम ऑफ, क्या लिखा गया, जो इंटरवल के एंड पॉइंट हैं वो लिखेंगे, और साथ में जहां मैक्सिमम आया वो भी y की वैल्यू लिखी जाएगी, और दिस, और उसके बाद क्या कहा गया, इन सभी वैल्यू में जो सबसे लार्ज वैल्यू, तो यहां से f ऑफ 0 की वैल्यू कितनी हम लोगों ने निकाली है 0, π/3 की वैल्यू कितनी आई है 3√3/2, और इसकी वैल्यू क्या आई है -2, तो बट ऑब्वियस है कि इन सब में सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी, ये वैल्यू है, तो यहां से जो बाहर आ गया कितना आ गया 3√3/2, तो देयरफॉर ग्लोबल मैक्सिमम एट x इक्वल टू π/3, तो ग्लोबल मैक्सिमम किस पे हो गया π/3। अब उसके बाद देखेंगे हम लोग ग्लोबल मिनिमम। तो ग्लोबल मिनिमम में अब एक बात और, क्या बात, कि इसमें मिनिमम का पॉइंट ही नहीं आया, लेकिन हमको पता है कि एंड पॉइंट पे क्या डिफाइन हो सकता है, ग्लोबल मिनिमम, तो इसलिए हम लोग यहाँ एंड पॉइंट लिखेंगे, और एंड पॉइंट लिखने के बाद हम ध्यान से देखेंगे इसमें सबसे छोटी वैल्यू कौन सी आ रही है, ये वैल्यू तो 0 थी, ये वैल्यू क्या थी -2, तो इसका ये बाहर आ जाएगा, तो यानी कि यहाँ से जो वैल्यू बाहर आ गई वो f ऑफ 3π/2, तो इसलिए हम लोग बोलेंगे एट x इक्वल टू 3π/2 क्या, ग्लोबल मिनिमम। इसको नोट कर लेंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, तो नेक्स्ट क्वेश्चन में ये क्या है, एक अलजेब्रिक क्वेश्चन दे लिया गया है, ये इक्वेशन ए, ये 4/, तो फॉर मैक्सिमम, तो ये x का वैल्यू कितना आ गया 4, और जब इसका डबल डिफरेंशिएशन कोई करेगा तो क्या आ जाएगा -1, और सेकंड डिफरेंशिएशन करने के बाद कांस्टेंट वैल्यू आ जाती है अगर, तो उसी वैल्यू को हम लोग क्या बोलते हैं, एट द पॉइंट वैल्यू, यानी सेकंड डिफरेंशिएशन नेगेटिव आ गया, तो देयरफॉर मैक्सिमम एट x इक्वल टू 4। और अब यहाँ पर सब y की वैल्यू निकालना शुरू कर देते हैं। तो सबसे पहले y मैक्सिमम f ऑफ 4, तो ये कितना आ जाएगा 4 × 4 -4²/2, तो कितना आ गया ये 8। और अब उसके बाद एंड पॉइंट्स पे वैल्यू देख ली जाएंगी, तो एंड पॉइंट पे वैल्यू यानी कि f ऑफ -2, तो f ऑफ -2 कितना, तो ये आ गई। अब उसके बाद 9/2 पे कितना आ रहा है, ये आ रहा है। अब इसको सॉल्व करोगे तो ये आ रहा है। उसके बाद अब निकालते हैं हम लोग ग्लोबल मैक्सिमा, आ रही कि नहीं आ रही, हम नहीं चेक कर रहे हैं। ग्लोबल मैक्सिमा, तो मैक्सिमम ऑफ क्या देखा जाएगा, f ऑफ -2, फिर मैक्सिमम किस पे है 4 पे है, तो f ऑफ 4 और f ऑफ 9/2, तो सब पे वैल्यू देख लेते हैं। f ऑफ -2 पे वैल्यू जो आई वो कितनी आई है -10, f ऑफ 4 पे वैल्यू क्या है 8, इस पे क्या आई 9/4, तो इसमें सबसे लार्जेस्ट वैल्यू किस पे आ रही 4 पे, तो इसलिए तो देयरफॉर f ऑफ 4, तो यानी कि ग्लोबल मैक्सिमम एट x इक्वल टू 4, और उसके बाद ग्लोबल मिनिमम, तो इन दोनों में जो है मिनिमम वैल्यू कौन सी होगी, -10 ही होगी, तो देयरफॉर
ग्लोबल मिनिमम एट x इक्वल टू -2। नोट कर लेंगे। अब थर्ड वाला क्वेश्चन स्टार्ट करो पहले अपने आप। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, एफ डैश एक्स, यहाँ पे क्या करेंगे, प्रोडक्ट रूल लगा देंगे। log x हो गया और एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या, 2x, और x कॉमन कर लेंगे तो 1 प्लस, यहाँ से बचेगा कितना, x प्लस 2x log x, तो फाइनली x कॉमन हो गया तो 1 प्लस 2 log x, ये आ गया। अब फॉर मैक्सोइडिबा, एफ डैश एक्स को 0 करेंगे, और जब एफ डैश एक्स को 0 करेंगे तो ये जो x इक्वल टू 0 आ रहा है ये कैंसिल हो जाएगा। क्यों कैंसिल हो, क्योंकि इंटरवल 1 से e दिया गया है और 1 से e में 0 पड़ेगा नहीं। और दूसरा एक चीज़ और भी है, अगर मान लो 0 ये दे भी देता तो भी इस क्वेश्चन में निगलेक्ट करना पड़ता। क्यों, क्योंकि यहाँ पे log x लिखा हुआ है और log 0 डिफाइन, तो वो तब डिफाइन होता है जब x का वैल्यू 0 से क्या हो, ग्रेटर। सेकेंड, 1 प्लस 2 log x इक्वल टू 0, तो log x इक्वल टू कितना आ गया, -1/2, तो x इक्वल टू e टू द पावर कितना हो गया, -1/2। अब e टू द पावर -1/2, ये तो वैल्यू 1 और e के बीच में लाई करेगी। अरे भाई ये 1/√e हो जाएगा, तो वैल्यू 1 के अपॉन में है तो डेसिमल नंबर ही आएगा, और जब डेसिमल नंबर आएगा तो 1 से e के बीच में आएगा, कहाँ आएगा, अरे ये आ जाएगा ना 1/√e होगा कि नहीं होगा, और e का वैल्यू किसके बीच में होता है, 2 और 3 के बीच में। तो अगर कोई वैल्यू लेना भी चाहता है तो हमने बताया था e का वैल्यू क्या लोगे, 2.71 ले लोगे, और 2.71 का अगर रूट निकालोगे तो कितना आएगा, तो अब वो 1 पॉइंट समथिंग, तो ऊपर नंबर कितना आया, अरे यार √2 का वैल्यू 1 पॉइंट आता है कि नहीं आता है, और इसका √3 का भी क्या आता है, 1 पॉइंट, तो इसके बीच में ही रहा कि नहीं, तो ये 1/1 पॉइंट समथिंग और 1/1 पॉइंट समथिंग, तो कैसे आया 0, तो वो वैल्यू क्या इस इंटरवल में आएगी, नहीं आएगी। तो इसका अलग इस क्वेश्चन में जो होगा वो एंड पॉइंट पर ही क्या मिलेगा, ग्लोबल मैक्सिमा और ग्लोबल। तो हम ये चेक कर लेंगे, क्या चेक करेंगे कि इस इंटरवल में ये एफ डैश एक्स इंक्रीजिंग है कि डिक्रीजिंग है। तो क्या होगा इस इंटरवल में, ये इंक्रीजिंग है कि डिक्रीजिंग, बोलो। x का वैल्यू 1 रखा, ये क्या हो जा रहा है 0, 1 से, और e रख दोगे तो ये वैल्यू कैसी आएगी, पॉजिटिव आएगी कि नहीं आएगी, अरे यार e रखा तो ये आ गया, और यहाँ से रखा तो कुल मिला के सब कुछ वैल्यू तो प्लस ही बनी रहेगी कि नहीं बनी रहेगी। कोई प्रॉब्लम इसमें, और थोड़ा सा डिटेल सोल्यूशन की बात कर लो भाई। log x का ग्राफ ऐसे चलता था कि नहीं चलता था, ये पॉइंट 1 होता था कि नहीं, 1,0, तो अब 1 से e देख रहे हो तो e तो आगे ही पड़ेगा ना, तो 1 से e के बीच में इसका डाटा जो भी आएगा वो कैसा नंबर आएगा, पॉजिटिव, तो कभी निगेटिव आ ही नहीं सकता, तो ये पॉजिटिव। कुल मिला के एफ डैश एक्स का जो नेचर हो गया वो कैसा हो गया, ग्रेटर देन 0। तो अब जब एफ डैश एक्स ग्रेटर देन 0 हो गया तो एफ एक्स कैसा फंक्शन हो गया, इंक्रीजिंग, और जब ये इंक्रीजिंग फंक्शन हो गया तो मिनिमम होगा किस पे, 1 पे, और e पे क्या होगा, मैक्सिमम। तो देयरफॉर ग्लोबल मिनिमम एट x इक्वल टू 1 और ग्लोबल मैक्सिमम एट x इक्वल टू e, नोट कर लेंगे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। तो यहां पर क्या लिखा है, ये एफ एक्स इक्वल्स टू आर्क tan x, आर्क मतलब tan इनवर्स x, तो ये एफ एक्स इज इक्वल्स टू tan इनवर्स x माइनस 1/2 log x, और अब जब इसका डिफरेंशिएट हम लोग करेंगे तो ये 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन दिस, और अब एफ डैश एक्स इक्वल टू 2x 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये 2x माइनस, अब अगर ध्यान से देखें तो इससे हम नेगेटिव साइन क्या कर लेते हैं, कॉमन। जब नेगेटिव साइन कॉमन करेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी,
और अब न्यूमरेटर में अगर हम लोग ध्यान से देखें तो ये जो वैल्यू आ जाएगी ये क्या आ जाएगी, एफ डैश एक्स इक्वल टू माइनस एक्स बाई डैश वन होल ऑफ स्क्वायर अपॉन 2x 1 प्लस एक्स होल ऑफ स्क्वायर। अब एक बात सब लोग एनालिसिस करेंगे, क्या एनालिसिस करेंगे कि अगर मैक्सिमम मिनिमम के लिए हम इसको डिफरेंशिएशन को ज़ीरो कर देंगे, अगर ज़ीरो कर देते तो हमारे पास पॉइंट क्या मिलेगा, हम लोग को 1 मिलेगा, मिलेगा कि नहीं मिलेगा। फॉर मैक्सिमा मिनिमा एफ डैश एक्स इक्वल टू 0, तो फाइनली यहाँ से x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1 आ जाएगी। अब उसके बाद इस पॉइंट में मैक्सिमम है कि मिनिमम है, ज़रा एनालिसिस करो। तो इसको अगर मैं डिफरेंशिएट करूँगा, दोबारा ध्यान से देखना, मैं कर नहीं रहा हूँ पूरा डिफरेंशिएशन। क्या लिखोगे, ये 1/2 तो ऐसे आ गया और यहाँ न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर का फार्मूला लगेगा कि नहीं लगेगा, जरा ध्यान से देख सोचो। ये एक्स स्क्वायर, ये 1 प्लस एक्स स्क्वायर हुआ और यहाँ पर फिर ये ऊपर भी आ जाएगा और इसका डिफरेंशिएशन होगा तो 2x माइनस 1, लेकिन जैसे 1 पुट करोगे तो वैल्यू क्या कर जाएगा, 0 माइनस, फिर ये आगे रहेगा, x या 1 पुट कर दोगे तो फिर से क्या, तो यानी कि सेकंड डिफरेंशिएशन क्या मिल गया, 0। ऐसे ही थर्ड निकालोगे वो भी 0 ही आएगा, फोर्थ निकालोगे फिर 0 आ जाएगा। वो कैलकुलेशन करते चले जाओगे इस क्वेश्चन में तो 0 ही आता चला जाएगा। तो अब यहाँ पे इस क्वेश्चन में हो गई प्रॉब्लम, क्यों, क्योंकि सेकंड डिफरेंशिएशन हम लोग को क्या मिल रहा है, 0। मैक्सिमम मिनिमम मैं डिसाइड नहीं कर पा रहा हूँ। थर्ड भी निकालेंगे तो क्या आएगा, सिमिलरली 0 ही आ जाएगा, क्योंकि होल ऑफ स्क्वायर है तो एक x माइनस 1 तो ऑलरेडी आगे बना ही रहेगा। तो अब करें क्या, यहाँ पर हम लोग इसको कैसे सॉल्व करें, तो कैसे सॉल्व करें, तो तुमको एक बात ये भी ध्यान रखनी है कि ग्लोबल मैक्सिमम मिनिमा है, क्या है, ग्लोबल मैक्सिमम मिनिमा। तो तुम यहाँ पर इंटरवल की हेल्प से भी निकाल सकते हो। कैसे निकाल सकते हो, मैं ऐसा भी तो सोच सकता हूँ कि अगर मुझे ये पता लग जाए, क्या ध्यान रखना, क्या सेकंड डिफरेंशिएशन निकाला था 0 आया था, सेकंड डिफरेंशिएशन निकाला क्या आया, अब थर्ड निकालते, तो थर्ड निकालोगे तो बहुत बड़ा हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, अरे होगा कि नहीं होगा। अच्छा, अब एक काम ऐसे भी यहाँ पे कर सकते हो, जरा ध्यान से सोचना, क्या क्या काम कर सकते हो कि ये जो इंटरवल दिया गया है, इस इंटरवल की हेल्प से क्या मैं एफ डैश एक्स के बारे में पता कर सकता हूँ कि इसका नेचर कैसा होगा। नहीं समझे बात, ये पॉइंट दिया गया है, इस पॉइंट को अगर मैं यहाँ कहीं भी पुट कर दूँ तो स्क्वायर है, प्लस है, एक्स का वैल्यू प्लस है, ये प्लस है, आगे साइन कैसा लगा हुआ है, माइनस, तो यानी कि 1/√3 पे इसकी वैल्यू कैसी है, निगेटिव है कि नहीं, और √3 भी पुट कर दूंगा तो भी क्या आएगा, तो यानी इस इंटरवल में एफ डैश की वैल्यू कैसी है, लेस देन 0, और जब ये लेस देन 0 है, फर्स्ट डेरिवेटिव यानी कि फर्स्ट डिफरेंशिएशन कैसा आ रहा है, नेगेटिव, तो जब फर्स्ट डिफरेंशिएशन नेगेटिव आ रहा है तो हम ये बोल सकते हैं कि फंक्शन जो भी होगा वो डिक्रीजिंग फंक्शन होगा कि नहीं होगा, और जब फंक्शन डिक्रीजिंग है तो ग्लोबल मैक्सिमम ग्लोबल मिनिमा बताया जा सकता है कि नहीं बताया जा सकता है, तो किस पे होगा मैक्सिमम, बोलो 1/√3 पे क्या आ जाएगा मैक्सिमम, और √3 पे क्या आ जाएगा, तो इसको नोट करेंगे। देखो ये नंबर लाइन पे ये आ गया, ठीक, इसको चाहो तो तुम नंबर लाइन से भी देख सकते थे, क्या इससे टर्निंग पॉइंट क्या मिलेगा, 0, इससे कुछ मिलेगा नहीं, इसका टर्निंग पॉइंट क्या होगा, 1, यहाँ पर पावर इवन है तो इसलिए एक्स्ट्रा वेव आ जाएगी, और जब ये एक्स्ट्रा वेव आ गई, आगे साइन कैसा है, नेगेटिव, तो कहाँ से शुरू होगा, माइनस प्लस माइनस प्लस, 0 की जरूरत नहीं क्योंकि इस इंटरवल में 0 आएगा नहीं, तो बचा 1, और 1 पे क्या हो रहा है, 1 पे लेफ्ट और राइट में कोई साइन ही नहीं चेंज हो रहा है, तो इसका मतलब ये चीज़ जो बन गई वो क्या बन गई है, इन्फ्लेक्शन, और जब ये पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन बन गया तो मुझे ये पता कर सकता हूँ, क्योंकि अब इस इंटरवल में कोई पॉइंट ही नहीं मिल रहा है और ये 1 क्या मिल गया, इन्फ्लेक्शन मिल गया, तो ग्लोबल मैक्सिमम मिनिमा कैसे निकलेगा, तो ये मैं पता करूंगा ये ग्राफ इंक्रीजिंग है कि, तो यहाँ पे देखा इस इंटरवल में ये पॉइंट पुट कर रहा था तो एफ डैश एक्स की वैल्यू कैसी आ रही थी, नेगेटिव, तो इसलिए ग्राफ कैसा हुआ, डिक्रीजिंग, और जब ये डिक्रीजिंग हुआ तो ये एक्चुअल में कैसा हो रहा होगा, जान रहे हो, ये क्वेश्चन कुछ इस तरीके से होगा, इसका ग्राफ ये 1/√3 है, ग्राफ कैसा है, डिक्रीजिंग, ग्राफ कैसा है, और साथ में 1 पे क्या है, ये इन्फ्लेक्शन,
और जब 1 पे इन्फ्लेक्शन है तो डी बाई डी एक्स में कोई भी चेंज, ये ऐसा आ रहा होगा। तो 1/√3 पे मैक्सिमम और √3 पे क्या आ जाएगा, मिनिमम। कोई प्रॉब्लम इसमें? तो इसको नोट कर लेंगे। नेक्स्ट, मैक्सिमम मिनिमम ऑफ पैरामीट्रिक फंक्शन। अब जब मैक्सिमम मिनिमम ऑफ पैरामीट्रिक फंक्शन के बारे में बात होगी तो जो भी फंक्शन दिया जाएगा वो फंक्शन कैसे दिया जाएगा, पैरामीट्रिक फॉर्म में। तो ये y इक्वल्स टू एफ ऑफ टी एक फंक्शन दिया गया है पैरामीट्रिक फॉर्म में, और दूसरा x इक्वल टू क्या दिया गया है, जी टी। मैकेनिज्म में कोई चेंज नहीं होगा। मैक्सिमम मिनिमम के लिए सबसे पहले क्या निकाला जाता है, डी वाई बाई डी एक्स। तो यहाँ से हम लोग क्या निकालेंगे, डी वाई बाई डी टी, जिससे एफ डैश टी आ जाएगा। यहाँ से डी एक्स अपॉन डी टी निकाला जाएगा, जिससे जी डैश टी आ जाएगा। और देन उसके बाद डी वाई बाई डी एक्स, तो डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी, डी वाई बाई डी टी और डी एक्स अपॉन डी टी, और डी वाई बाई डी टी की वैल्यू क्या हो गई, एफ डैश टी अपॉन जी डैश टी। और फॉर मैक्सिमम मिनिमा डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू क्या आ जाएगा, ज़ीरो। और जब मैं डी वाई बाई डी एक्स को इक्वल टू ज़ीरो करूँगा तो मेरे पास ये रिजल्ट आ गया, जिससे फाइनली एफ डैश टी बराबर ज़ीरो बचेगा। और एफ डैश टी जब ज़ीरो के बराबर हो गया तो यहाँ से पॉइंट निकल के आ जाएगा। मान लेते हैं यहाँ से जो पॉइंट आया है टी का, वो क्या है, टी इक्वल टू टी नॉट। बस अपने को सिर्फ एक पॉइंट ध्यान रखना पड़ेगा, और वो पॉइंट जानते हो क्या है, कि ये जो पॉइंट हमने निकाला है टी इज इक्वल्स टू टी नॉट, इस पॉइंट पे डी एक्स अपॉन डी टी की वैल्यू कभी जीरो नहीं होगी। क्यों नहीं होगी, जी डैश टी कहाँ रिप्रेजेंट हो रहा है, डिनोमिनेटर में। और अगर ये पॉइंट पुट करने पे डिनोमिनेटर की वैल्यू जीरो हो जाएगी तो एक्सप्रेशन कभी भी डिफाइन, तो यानी कि हमें क्या ध्यान रखना है बस इस पॉइंट पे कि डी जी डैश टी नॉट का वैल्यू क्या होना चाहिए, नॉट इक्वल टू ज़ीरो। ये हम देख लेंगे। और जब फर्स्ट डेरिवेटिव जीरो कर दिया, उससे जो पॉइंट आ गया, तो उस पॉइंट में मैक्सिमम मिनिमा के लिए क्या करना होगा हमें, सेकेंड डेरिवेटिव। तो डी टू वाई बाई डी एक्स टू, तो डी अपॉन डी एक्स, ये क्या आ गया, डी वाई बाई डी एक्स। तो डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू एफ डैश टी अपॉन जी डैश टी, और ये फंक्शन कैसा दिख रहा है, न्यूमरेटर अपॉन, तो यहाँ पे इसका हम डिफरेंशिएशन कर सकते हैं। और ये फंक्शन पूरा किस में दिख रहा है, टी में, इसलिए डिफरेंशिएशन भी किसके रिस्पेक्ट में होगा, टी के। तो इसलिए यहाँ पे क्या आ जाएगा, डी अपॉन डी टी एफ डैश टी अपॉन जी डैश टी इंटू डी टी अपॉन डी एक्स। और अब ये न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर का फार्मूला लग जाएगा, वही पुराना डिफरेंशिएशन का मैकेनिज्म, उसमें कोई चेंज नहीं है। तो ये जी डैश टी होल ऑफ स्क्वायर, ये क्या आ जाएगा, जी डैश टी, फिर इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो एफ डबल डैश टी माइनस एफ डैश टी इंटू जी डबल डैश टी। और दूसरी बात कि ये डी टी अपॉन डी एक्स लिखा है ना, एक्चुअल में ये क्या लिखा हुआ है, ये 1 अपॉन डी एक्स अपॉन डी टी, वही पैरामीट्रिक फॉर्म में यहाँ ना चेंज करते थे ना डिफरेंशिएशन में। तो डी एक्स अपॉन डी टी, इसकी वैल्यू पता है हमें क्या है, जी डैश टी। तो डिनोमिनेटर में सीधे क्या बन जाएगा, होल क्यूब। तो यानी कि डी टू वाई बाई डी एक्स टू जब हम देखेंगे तो जी डैश टी एफ डबल डैश टी एफ डैश टी और अपॉन जी डैश टी होल क्यूब। और जब सेकेंड डिफरेंशिएशन हो जाता था तो उसके बाद जो पॉइंट रहता था वो पॉइंट इसमें पुट कर दिया जाता था। तो हमारा पॉइंट जो निकला है क्रिटिकल पॉइंट वो क्या है, टी नॉट। तो मैं इसमें पुट करूंगा। तो सेकेंड डेरिवेटिव में टी इक्वल टू टी नॉट पुट करेंगे। अब जैसे टी इक्वल टू टी नॉट पुट करेंगे सब लोग ऑब्जर्व करेंगे। अब इसमें ऑब्जर्व अगर करेंगे तो यहाँ से
ये एक्सप्रेशन बहुत ज़्यादा ही सिंपलेस्ट फॉर्म में आ जाएगा। देखो जरा ध्यान से, क्या कुछ वैल्यू 0 हो रही है, तो यहां से ध्यान करेंगे कि भाई हमने टी नॉट हमें कब मिला है, टी नॉट हमें तब मिला है जब एफ डैश टी को क्या किया है 0, तो इसका मतलब इसको 0 करने पे ये वैल्यू आ रही है, तो इसका मीनिंग हो कि ये वैल्यू अगर मैं इसमें पुट कर दूं तो पूरे एक्सप्रेशन की वैल्यू क्या आ जाएगी 0, तो इसका मतलब ये एक्सप्रेशन तो अल्टीमेटली क्या है 0। और जब ये एक्सप्रेशन 0 है तो मेरे पास बचा क्या, जी डैश टी नॉट अपॉन जी डैश टी नॉट होल क्यूब इंटू एफ डबल डैश टी नॉट, ये इससे कैंसिल होके स्क्वायर बन जाएगा। और हम लोग मैक्सिमम मिनिमा कब बता पाते हैं, हम लोग मैक्सिमम मिनिमा तभी बता पाते हैं जब ये पॉजिटिव हो या फिर क्या हो निगेटिव। अब अगर सब लोग ध्यान से एनालिसिस करें तो पॉइंट पुट होने के बाद ये होल ऑफ स्क्वायर होने की वजह से ये पूरी वैल्यू कैसी है पॉजिटिव, तो यानी कि अब एक्सप्रेशन यानी सेकेंड डिफरेंशिएशन पॉजिटिव होगा निगेटिव होगा, वो सिर्फ इस बात पर डिपेंड करेगा कि एफ डबल डैश टी नॉट पॉजिटिव है कि, तो इसलिए यहां से केस क्या बन जाएगा, पहला फर्स्ट कि एफ डबल डैश टी नॉट अगर पॉजिटिव आता है तो उस केस में t इक्वल टू टी नॉट इज कॉल्ड point of minimum and minimum value of the function, और फंक्शन की जैसे कोई वैल्यू बोलता है तो किसकी वैल्यू आ जाती है y की, तो इसलिए यहां पर ये वैल्यू पुट कर दी जाएगी जिससे हमें y की वैल्यू मिल जाएगी। तो y मिनिमम इक्वल टू एफ ऑफ टी नॉट। सेकेंड केस एफ डबल डैश टी नॉट लेस देन 0, तो t इक्वल टू टी नॉट इज कॉल्ड पॉइंट ऑफ मैक्सिमम एंड मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन यानी कि y की वैल्यू, तो y मैक्सिमम f ऑफ टी नॉट, और अगर यही 0 हो जाएगा तो इसका नाम यहीं पे क्या बोल दिया जाएगा, इन्फ्लेक्शन बोल दिया जाएगा। इज कॉल्ड पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। ये आ जाएगा डबल डिफरेंशिएशन 0 आ जाएगा, तो t इज इक्वल्स टू टी नॉट इज कॉल्ड पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। इन्फ्लेक्शन मतलब क्या था, नाइदर मैक्सिमम नॉर मिनिमम, इसको नोट कर लेंगे। यहाँ से एक बात, हम क्वेश्चन शुरू करने से पहले एक बात और बता दें, जरा ध्यान से देखो, ये हम लोग के लिए थोड़ा शॉर्टकट हो जाएगा। अगर एक्चुअल में देखा जाए तो मैंने मैक्सिमम मिनिमा के लिए पूरा सेकेंड डिफरेंशिएशन किया है, लेकिन ध्यान से सोचें तो मुझे पूरा सेकेंड डिफरेंशिएशन की जरूरत ही नहीं है, मुझे तो केवल f का सेकेंड डिफरेंशिएशन से मतलब है, केवल f का। और f क्या था उसमें, y इक्वल टू एफ ऑफ टी लिखा था कि नहीं लिखा था, तो इसका मतलब कि यहाँ पे अगर मुझे इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है तो मैं यहाँ से पूरे क्वेश्चन को सॉल्व ही नहीं करूँगा, मतलब सेकेंड डेरिवेटिव पूरा निकालूंगा ही नहीं, मैं सिर्फ क्या करूँगा, y इज इक्वल्स टू 2t क्यूब माइनस 15t स्क्वायर प्लस 24t प्लस 10 लिखा हुआ है। अब यहाँ से क्या कर दिया जाएगा, dy बाई dt निकाल दूंगा सीधे, क्योंकि t के रिस्पेक्ट में काम हो जा रहा है ना पूरा। तो यहाँ से कितना आ जाएगा, 6t स्क्वायर माइनस 30t प्लस 24, और फॉर मैक्सिमा मिनिमा dy बाई dt इक्वल टू 0, 6t स्क्वायर माइनस 30t प्लस 24 इक्वल टू 0। तो यहाँ से मेरे पास t की जो वैल्यू आ जाएंगी 1 और
4 आ जाएगी। बस मुझे केवल एक काम ध्यान रखना पड़ेगा कि इन पॉइंट पे dx अपॉन dt कहीं जीरो तो नहीं है। अगर वो जीरो होगा तो उस पॉइंट को मैं क्या कर दूंगा, निगलेक्ट कर दूंगा। तो ये चेक कर लेते हैं। तो यहां से dx अपॉन dt, और जब dx अपॉन dt निकालेंगे तो ये क्या आ जाएगा 6t माइनस 18। और जब मैं इसमें पॉइंट पुट करूंगा, चाहे मैं t इक्वल टू 1 पुट करूं तो भी ये नॉट इक्वल टू 0 आएगा। सीधे दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? और t इक्वल टू 4 पुट करूंगा तो भी क्या आएगा, नॉट इक्वल टू 0। यानी मुझे इन दोनों पॉइंट पे ही चेक करना पड़ेगा क्या, मैक्सिमम और मिनिमम। अब मैं यहां से इसका सेकंड डेरिवेटिव निकाल दूंगा। तो d2y बाई dt स्क्वायर, तो ये 12t माइनस 30। अब पॉइंट पुट कर देते हैं इसमें। तो एट t इक्वल टू 1, तो d2y बाई dt स्क्वायर, तो 12 इंटू 1 माइनस 30, ये वैल्यू क्या होगी, लेस देन 0। तो देयरफॉर मैक्सिमम एट t इक्वल टू 1। और हम लोग को क्या करना है कि फंक्शन की वैल्यू को कैलकुलेट करना है, इसलिए y की वैल्यू निकाल दी जाएगी। तो देयरफॉर y मैक्सिमम 2, t के प्लेस पे 1, और y मैक्सिमम यहाँ से सॉल्व कर दिया जाएगा। तो ये कितना आ जाएगा, 23। अब उसके बाद देन एट t इक्वल टू 4, सेकेंड डेरिवेटिव में वैल्यू पुट करते हैं। तो यहां से ये रिजल्ट पॉजिटिव आ गया, और जब ये रिजल्ट पॉजिटिव आ गया तो इसलिए मैं बोल सकता हूं कि मिनिमम होगा किस पे, एट t इक्वल टू 4। तो y मिनिमम, तो ये 2 4 क्यूब माइनस 15 4 स्क्वायर प्लस 24 इंटू 4 प्लस 10, इसको सॉल्व कर देंगे तो हमारा फाइनल रिजल्ट आ जाएगा। नोट कर लेंगे इसको, क्रिटिकल पॉइंट हेडिंग डालेंगे और उसमें लिखेंगे पहला पॉइंट फर्स्ट लिखो, फर्स्ट नहीं पहले ऐसे भाषा लिखो कलेक्शन ऑफ दोज पॉइंट, कलेक्शन ऑफ दोज पॉइंट। फर्स्ट dy by dx is equals to 0. Second, dy by dx does not exist. dy by dx does not exist का मतलब क्या हुआ कि कोई एक एक्सप्रेशन लिखा है और उसमें डिनोमिनेटर की वैल्यू क्या हो गई, 0, तो उसका dy by dx एग्जिस्ट। अच्छा, और एक बात और, मॉड का अगर क्वेश्चन है, किसका क्वेश्चन है, मॉड का क्वेश्चन है, तो उसमें भी एक जगह dy by dx डज नॉट एग्जिस्ट होता है, क्योंकि नॉर्मली डज नॉट एग्जिस्ट का मतलब क्या होता है, लोग ये समझ रहे हैं कि डिनोमिनेटर की वैल्यू क्या हो रही है, 0। लेकिन एक बात जरा ध्यान करो, जैसे y इज इक्वल्स टू मैंने मॉड x लिख दिया, तो मॉड x का ग्राफ ये था कि नहीं था। और अब अगर मैं यहाँ पे सबसे पूछूं कि बताओ x बराबर 0 पे क्या इसका डिफरेंशिएशन पॉसिबल है, तो हम बोलेंगे इसका डिफरेंशिएशन पॉसिबल। तो लेकिन इसमें डिनोमिनेटर में थोड़ी कुछ है, तो मॉड फंक्शन पे ध्यान रखना है हमको, स्पेशली अगर क्वेश्चन में मॉड फंक्शन लगा हुआ है तो मॉड फंक्शन हमेशा टर्निंग पॉइंट पे क्या मिलेगा, नॉट डिफरेंशिएबल मिलेगा, यानी उसका dy by dx एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो यहाँ dy by dx डज नॉट एग्जिस्ट एट x इक्वल टू 0। तो ये दो पॉइंट लिखेंगे, फिर क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो देखते हैं भाई यहाँ पे इन फंक्शन का हमें क्या निकालना, क्रिटिकल पॉइंट। सबसे पहले हमने क्या बात बोली कि यहाँ पे dy by dx क्या होना चाहिए, 0, और दूसरा पॉइंट ये बोला है कि dy by dx डज नॉट एग्जिस्ट। dy by dx निकालते हैं हम लोग, तो एक फर्स्ट फंक्शन है और एक क्या, सेकंड फंक्शन। प्रोडक्ट रूल लगा दिया जाएगा, प्लस और फिर इस फंक्शन का डिफरेंशिएशन होगा तो ये 3 आ जाएगा।
फाइनली अगर देखा जाए तो dy बाई डी एक्स का जो वैल्यू आ गया वो 3x प्लस 1 अपॉन 2x माइनस 1 होल टू द पावर 2/3 ये आ गया। और अब देन यहाँ पर एलसीएम ले लेंगे। और अब ये 2 प्लस 9 ये आ जाएगा, और ये 2x माइनस 1 होल टू दी पावर 2/3 और ये पावर 1/3 है, बेस सेम होकर पावर ऐड हो जाएगी, तो फाइनली यही रह जाएगा। और अब देन dy बाई डी एक्स की वैल्यू देखी जाएगी, तो dy बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू dy बाई डी एक्स इक्वल टू ये कितना आ जाएगा यहाँ से, अरे सॉल्व कर लोगे ना, तो 6x और ये कितना आ जाएगा 24x और ये 2 हो जाएगा, ये -7 अपॉन 2x माइनस 1 होल टू दी पावर 2/3। तो अब तुरंत जैसे ही हम लोगों ने ये बात देखी, तो सबसे पहला पॉइंट क्या होगा, क्रिटिकल पॉइंट के लिए dy बाई डी एक्स क्या होना चाहिए 0। dy बाई डी एक्स को 0 करूँगा तो इसका मीनिंग ये हो गया कि ये रिजल्ट 0, तो x का वैल्यू कितना आ गया 7/24। सेकेंड dy बाई डी एक्स डज नॉट एग्जिस्ट, तो इस एक्सप्रेशन में dy बाई डी एक्स एग्जिस्ट तभी नहीं करेगा जब डिनोमिनेटर की वैल्यू क्या होगी 0, और डिनोमिनेटर की वैल्यू 0 होने का मतलब x का वैल्यू कितना आ गया 1/2। तो इस क्वेश्चन के क्रिटिकल पॉइंट ये आ गए दो, नोट करेंगे। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, तो नेक्स्ट क्वेश्चन, अब नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पे क्या लगा हुआ है, मॉड लगा हुआ है। तो सबसे पहले हम लोगों को क्या करना पड़ेगा भाई, डिफरेंशिएशन करना है, तो इस वजह से हमें मॉड को क्या करना पड़ेगा, ब्रेक करना पड़ेगा। तो यहाँ से ये जो रिजल्ट आया है ये क्या आ गया x माइनस 2 अपॉन एक्स स्क्वायर, क्योंकि इस मॉड का टर्निंग पॉइंट क्या है 2 है, तो जब x का वैल्यू 2 से ग्रेटर होगा तो ये क्या रहेगा मॉड x माइनस 2, और जब x लेस देन 2 होगा तो ये रिजल्ट क्या रहेगा माइनस x माइनस 2 अपॉन एक्स स्क्वायर। तो y इक्वल टू, फाइनली इसको सेपरेट कर दे रहा हूँ मैं, और सेकंड वाले में ये आ गया। और अब जब फंक्शन ब्रेक हो गया तो मैं इसका क्या कर सकता हूँ, डिफरेंशिएशन। तो यहाँ से dy बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू -1/x² प्लस 4/x³ माइनस तो dy बाई डी एक्स एलसीएम ले लेंगे तो -x प्लस 4 अपॉन x³ ये आ गया। तो अब क्रिटिकल पॉइंट के लिए क्या होगा, पहला पॉइंट फर्स्ट, जहाँ dy बाई डी एक्स क्या होना चाहिए 0। अब dy बाई डी एक्स 0 होने का मतलब क्या, चाहे इसको 0 करो चाहे इसको 0 करो, पॉइंट तो दोनों में क्या आएंगे सेम, क्योंकि इक्वल टू 0 ही तो लिखा हुआ है। तो जब इसको 0 करेंगे तो क्या मिल जाएगा मुझे, तो x का वैल्यू कितना आ गया 4। सेकेंड dy बाई डी एक्स डज नॉट एग्जिस्ट, तो dy बाई डी एक्स एग्जिस्ट कब नहीं करेगा, जब इसके डिनोमिनेटर की वैल्यू क्या होगी 0। तो जब डिनोमिनेटर की वैल्यू 0 होगी तो अल्टीमेटली यहाँ से सब क्या मिल जाएगा, x 0 मिल जाएगा कि नहीं मिल जाएगा। लेकिन जब मॉड का क्वेश्चन होगा तो हमने अभी तुरंत ध्यान दिलाया था कि मॉड अपने टर्निंग पॉइंट पर भी क्या होता है, नॉट डिफरेंशिएबल। तो इस पूरे क्वेश्चन का टर्निंग पॉइंट क्या था, 2 भी तो था, तो यानी कि 2 पर भी ये फंक्शन जो होगा वो क्या होगा, नॉट डिफरेंशिएबल। तो इसलिए इसमें एक पॉइंट 2 भी आएगा। अब जब कभी मॉड वाला क्वेश्चन आएगा तो तुम्हें ये बात ध्यान रखनी है कि जो ब्रेक जिस पॉइंट पे हो रहा है वो सॉल्विंग से नहीं आएगा, बस तुम्हें ध्यान रखना है जहाँ ब्रेक होता था उस पॉइंट पे भी फंक्शन क्या होता था, नॉट डिफरेंशिएबल। क्योंकि इस पे जैसे ही x इक्वल टू 2 पे कोई बात करेगा तो x इक्वल टू 2 पे इसका डिफरेंशिएशन डिफाइन नहीं है।
नोट कर लेंगे इसको। तो और क्वेश्चन देख, फर्स्ट क्वेश्चन इस पर एफ एक्स इज इक्वल्स टू 1/3। मैकेनिज्म में कोई चेंज नहीं, हम लोग को क्रिटिकल पॉइंट ही कैलकुलेट करना है। फंक्शन x में है इसलिए a वाला कैसा काम करेगा, एज ए कांस्टेंट। तो अब मैं इसको डिफरेंशिएट कर देता हूँ। तो ये f डैश एक्स 1/3 साइन a इंटू 3 tan स्क्वायर एक्स, और tan x का डिफरेंशिएशन सेक स्क्वायर एक्स, प्लस साइन a -1 और tan x का डिफरेंशिएशन सेक स्क्वायर एक्स। आगे उसका डिफरेंशिएशन की वैल्यू क्या रहेगी, 0। सेक स्क्वायर एक्स टोटल से कॉमन हो जाएगा, ये 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, और ब्रैकेट में बचेगा साइन ए इंटू tan स्क्वायर एक्स प्लस साइन ए -1, ये आ जाएगा। अब फॉर मैक्सिमम मिनिमम, सॉरी क्रिटिकल पॉइंट, तो क्रिटिकल पॉइंट के लिए जब हम लोग यहाँ पे बात करेंगे, पहला पॉइंट f डैश x को 0 करेंगे। तो अब तुरंत एक बात सबको ध्यान करनी पड़ेगी कि f डैश x को जैसे मैं 0 करूँगा तो तुरंत ध्यान आएगी बात क्या कि सेक स्क्वायर एक्स कभी भी 0 नहीं हो सकता, क्योंकि सेक की वैल्यू ही 1 से क्या होगी, ग्रेटर, और -1 से क्या होती है, लेस। और इसको भाई सेक एक्स का जो वैल्यू होता है वो -1 से लेस होता है या फिर 1 से क्या होता है, ग्रेटर। इसका स्क्वायर कर दिया जाएगा तो फाइनली सेक स्क्वायर एक्स ग्रेटर देन आर इक्वल टू क्या होगा, 1। तो ये कभी 0 नहीं हो सकता। तो 0 कौन सा एक्सप्रेशन होगा, ये वाला एक्सप्रेशन होगा। अब जब ये एक्सप्रेशन 0 होगा तो हमारे पास बचा क्या, साइन ए tan स्क्वायर एक्स प्लस साइन ए -1 इक्वल टू 0। अब ये वैल्यू आ गई। अब हमारा एम क्या है, x की वैल्यू को कैलकुलेट करना। तो यहाँ से x की वैल्यू कैसे, इससे अगर एक साइन ए कॉमन कर लेंगे तो बचेगा क्या हम लोग के पास, tan स्क्वायर एक्स प्लस 1, और ये 1 को उधर ट्रांसफर कर लेते हैं, 1 प्लस ये है ना, और अब यहाँ पर 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर एक्स, और ये इक्वल टू क्या आ गया, 1। अब यहाँ से मेरे पास x की वैल्यू देखने की बात होगी। तो जब मैं x की वैल्यू देखूंगा तो एक बात जरा ध्यान से देखो, क्या ये क्वेश्चन का इंटरवल क्यों मुझे दिया गया है, ये इसी वजह के लिए दिया गया है कि ये ध्यान देना ये एक्सप्रेशन डिफाइन हो रहा है कि नहीं, ध्यान डिफाइन हो रहा है। इंटरवल क्या दिया गया है, पाई से 2 पाई, और पाई से 2 पाई की अगर बात करें तो ये कौन सा क्वाड्रेंट हो जाएगा हमारे पास, थर्ड और फोर्थ। और थर्ड और फोर्थ के केस में अगर मैं जाऊंगा तो ये वैल्यू कैसे आएगी, निगेटिव, और ये पूरा एक्सप्रेशन कैसा है, स्क्वायर, और स्क्वायर होने की वजह से ये एक्सप्रेशन कभी भी डिफाइन। तो ये भाई सेक स्क्वायर एक्स इक्वल टू क्या आ जाएगा, यहाँ पर कोसेक ए आ गया, और ये कभी डिफाइन ही नहीं होगा। तो दैट मीन्स कि इस केस में हमारे पास जो क्रिटिकल पॉइंट है वो क्या देंगे, 5, यानी कोई भी इसके अंदर क्रिटिकल पॉइंट एग्जिस्ट नहीं करेगा। और डिनोमिनेटर वाला केस तो है ही नहीं, बात ही नहीं इसमें। तो यानी कि इस क्वेश्चन में क्रिटिकल पॉइंट कितने हैं, नंबर ऑफ क्रिटिकल पॉइंट 0। नोट करेंगे फिर सेकंड क्वेश्चन। नेक्स्ट, अब इंटीग्रेशन में जैसे ही लिमिट वेरिएबल देखी गई तो तुरंत समझ गए कि न्यूटन फॉर्मूला यहाँ पे यूज हो जाएगा। तो 1 log x का डिफरेंशिएशन 1/x, अपर लिमिट को z के प्लेस पे रखा जाएगा, और फिर अपर लिमिट का डिफरेंशिएशन, लोअर लिमिट कांस्टेंट है इसलिए बात हट जाएगी। और अब हमारे पास बचेगा क्या, -1/x प्लस 1/x कैंसिल हो जाएगा। तो f डैश x की वैल्यू फाइनली f डैश x इक्वल टू -1 - 2 cos 4x। और क्रिटिकल पॉइंट के लिए अब यहाँ देखेंगे अगर cos लिखा हो तो डिनोमिनेटर में डज नॉट एग्जिस्ट वाली बात तो रहेगी नहीं। तो इसलिए यहाँ पे क्रिटिकल पॉइंट के लिए फिर क्या बात चल रही होगी, f डैश x इक्वल टू 0, यानी कि -1 और -2 cos 4x इक्वल टू 0। तो अल्टीमेटली cos 4x इक्वल टू क्या आ जाएगा, -1/2।
और -1/2 वैल्यू तो हम लोग को कॉस में याद है, कितने डिग्री की वैल्यू है ये, कॉस 2π/3 की वैल्यू है, ठीक है। कितनी की वैल्यू है, 2π/3 की। और अब ये ट्रिग्नोमेट्रिकल इक्वेशन बन गई। क्यों ट्रिग्नोमेट्रिकल इक्वेशन से सॉल्व करोगे, क्योंकि हमें क्वेश्चन में ट्रिग्नोमेट्री होने के बाद भी कोई भी इंटरवल नहीं दिया गया है, और जब इंटरवल नहीं दिया गया तो हमारा जो सॉल्यूशन होगा कैसा होगा, जनरलाइज फॉर्म होगा। तो cos थीटा बराबर cos अल्फा, तो 4x बराबर 2n पाई प्लस माइनस दिस, तो यहाँ से x इक्वल टू n π/2 प्लस माइनस π/6 ये आ जाएगा। लेकिन तुम्हें इस क्वेश्चन में कोई इंटरवल नहीं दिया गया है, ये बात सही है, लेकिन कुछ बेसिक चीज़ें तुम्हें जरूर ध्यान रखनी पड़ेंगी। कौन सी बेसिक चीज़ें? नॉर्मली अगर मैं कोई नहीं ध्यान देता तो यहाँ पे बोल देता कि फॉर एवरी n बिलोंग्स टू क्या, इंटीजर, और ये देखने में आंसर हम लोग को सही दिख रहा है, लेकिन है ये गलत। क्यों गलत है? क्योंकि क्वेश्चन में इन्वॉल्व है लॉग, और जब क्वेश्चन में लॉग इन्वॉल्व है तो कोई बोले या ना बोले, हमें ये भी ध्यान रखना है कि x की वो वैल्यू चाहिए जिससे एक्सप्रेशन क्या हो, डिफाइन हो। तो ये डिफाइंड लॉग तभी होगा जब x कैसा होना चाहिए, ग्रेटर देन, तो यानी x के सिर्फ उन वैल्यूज़ का कलेक्शन किया जाएगा जिसके वजह से x कैसा दिखे हमें, पॉजिटिव। यानी n कभी भी निगेटिव इंटीजर को फॉलो नहीं करेगा। तो यानी कि अब किसको फॉलो करेगा, देखो मैं 0 से शुरू करता हूँ, निगेटिव साइड तो जाएगा नहीं, n की वैल्यू सबसे पहले हमने क्या रखी, 0, और जब n की वैल्यू 0 रख रहा हूँ तो x की वैल्यू क्या आ रही है, +-π/6, और जब +-π/6 आ रही है तो उसमें माइनस वैल्यू भी डिफाइंड नहीं होगी। क्यों? क्योंकि x का वैल्यू कैसा चाहिए, पॉजिटिव। तो x की एक वैल्यू क्या आ रही है, π/6, और ये π/6 आने के बाद अब जरा यहाँ ऑब्जर्व करो, n का वैल्यू अगर मैं 1 पुट करता हूँ, क्या पुट करता हूँ, 1, तो ये कितना हो गया, π/2 हो गया, यानी कितना हो गया, 90 डिग्री, और ये तो 30 डिग्री है, चाहे माइनस का देखे चाहे क्या प्लस, तो उसका रिजल्ट क्या आएगा, प्लस ही आएगा। और उसका n की वैल्यू 2 पुट कर दो तो भी प्लस आएगा, n की वैल्यू 3 पुट कर देंगे तो भी क्या आएगा, प्लस आएगा। यानी n की वैल्यू जब नेचुरल नंबर है, कैसे है, तो चाहे प्लस हो चाहे क्या हो, माइनस, दोनों ही केस में वो वैल्यू को क्या कर रहा है, डिफाइन। तो फाइनली इसका जो आंसर लिखा जाएगा वो कैसे लिखा जाएगा, x बिलोंग्स टू एक एग्जैक्ट पॉइंट है, और दूसरी वैल्यू क्या आ रही है यहाँ पर n π/2 प्लस माइनस π/6, और क्या, फॉर एवरी n बिलोंग्स टू क्या, नेचुरल नंबर, ऐसे इस पूरे की वैल्यू लिख दी जाएगी। तो ये था क्वेश्चन हम लोग का। नेक्स्ट और देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या करना है, कांस्टेंट की वैल्यू निकालनी, a की वैल्यू निकालनी, जिसके लिए इस पूरे फंक्शन में क्या कर रहा है, क्रिटिकल पॉइंट एग्जिस्ट कर रहा है। तो सबसे पहले हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले ये देख रहे हैं कि ये इसका फैक्टर हो जाएगा। दूसरा ये स्टैंडर्ड फार्मूला है, तो a-1 a-2, और ये किसका फार्मूला हो जाएगा, x/2 का, कौन सा, cos 2a का फार्मूला, प्लस a-1 x प्लस sin 1। इसको डिफ्रेंशिएट कर देते हैं, a-1 a-2, ये तो कांस्टेंट है, ये क्या आ जाएगा, माइनस साइन x/2 इंटू 1/2 प्लस a-1 फॉर क्रिटिकल पॉइंट f' इक्वल टू 0। अब f' को 0 करेंगे, तो जब मैं 0 इसको करूँगा तो पहली बात कि इसमें से a-1 क्या हो जाएगा, कॉमन हो जाएगा, तो पहला इसको 0 हो जाएगा ये रिजल्ट। जब ये रिजल्ट 0 हो जाएगा तो यहाँ से a का वैल्यू क्या आ गया, 1। सेकेंड, तो कितना आ जाएगा ये, और ट्रिग्नोमेट्री के साथ कांस्टेंट नंबर है
तो यहाँ से ए की वैल्यू कैसे निकलेगी, ये ए की वैल्यू तभी निकलेगी जब ये एक्सप्रेशन इसको क्या करेगा, डिफाइन। तो यहाँ पे इसको हम लोग डिफाइन कर देते हैं। तो डिफाइन का मतलब क्या हुआ कि साइन x/2 का वैल्यू -1 से +1 के बीच में रहना चाहिए, या फिर इसको हम लोग बोल सकते हैं, और इसी वैल्यू को अगर हम लोग लिखना चाहें तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, मॉड 2 तो पॉजिटिव हो जाएगा, मॉड सिर्फ डिनोमिनेटर में रह जाएगा, और डिनोमिनेटर अगर पॉजिटिव है तो इनइक्वालिटी को हम डायरेक्ट क्या कर सकते हैं, ट्रांसफर, यानी a-2 दिस ग्रेटर देन 2, फाइनली a-2 लेस देन आर इक्वल टू -2, a-2, ये दिस हो गया। तो यहाँ से अगर हम लोग देखेंगे तो जो a का इंटरवल मिल रहा है वो -∞ से 0 यूनियन 4 टू ∞। तो जो फाइनल आंसर होगा उसमें ये 1 भी तो आया हुआ है, तो इसलिए 1 को भी हमें क्या करना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा। तो फाइनल आंसर a बिलोंग्स टू -∞ टू 0 और एग्जैक्ट 1 है, तो कर्ली ब्रैकेट यूनियन 4 टू ∞। तो ये जाके अब हम लोग का क्रिटिकल पॉइंट का काम यहाँ से कंप्लीट हो गया है, और अब यहाँ से शुरू होंगी इसकी क्या, वर्ड्स प्रॉब्लम। तो शुरुआत करते हैं। तो वर्ड्स प्रॉब्लम स्टार्ट करने से पहले कुछ बेसिक पॉइंट ध्यान रखने पड़ेंगे कि जैसे ये फंक्शन y = f(x) के फॉर्म का है फंक्शन, तो हम लोग ये जानते हैं यहाँ x भी वेरिएबल है और y भी क्या है, वेरिएबल। लेकिन x जो होता है ये होता है इंडिपेंडेंट वेरिएबल, और y जो होता है डिपेंडेंट वेरिएबल। जब भी डिफरेंशिएशन किया जाता है तो हमेशा डिफरेंशिएशन जो होता है वो होता है विद रिस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल। हमेशा डिफरेंशिएशन किसके रिस्पेक्ट में होता है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल के रिस्पेक्ट में होता है। तो अब ये आर्टिकल है क्या, वर्ड्स प्रॉब्लम। तो वर्ड्स प्रॉब्लम में होता ये है कि कोई भी चीज़ दी जाएगी तो उस फंक्शन के अंदर डबल इंडिपेंडेंट वेरिएबल चलने शुरू हो जाएंगे। जैसे कि u लिखा है, एक v लिखा है, और अब मैं कहूँ इसका डिफरेंशिएशन करो तो इसका डिफरेंशिएशन कभी भी पॉसिबल नहीं है। क्यों नहीं पॉसिबल है, क्योंकि फंक्शन के अंदर एक से ज़्यादा इंडिपेंडेंट वेरिएबल आ गए, और जब फंक्शन के अंदर एक से ज़्यादा इंडिपेंडेंट वेरिएबल आ जाते हैं तो उनका डिफरेंशिएशन पॉसिबल नहीं है। तो उनका डिफरेंशिएशन कैसे पॉसिबल है, उसके दो तरीके हैं। दो तरीके हैं कि हम पार्शियल के थ्रू जा सकते हैं, दूसरा तरीका ये है कि हमें जो अपने स्टैंडर्ड में काम करना है, पार्शियल वगैरह का तो हम लोग इस्तेमाल नहीं कर सकते इसमें मैक्सिमम नंबर निकालने के लिए। तो हमारा जो तरीका होगा वो तरीका ये होगा कि अब से हमें क्वेश्चन जो भी मिलेगा उन क्वेश्चन के अंदर डबल इंडिपेंडेंट वेरिएबल होंगे, और डबल इंडिपेंडेंट वेरिएबल मिलने के बाद क्वेश्चन में हमेशा एक कंडीशन दी जाएगी। क्या दी जाएगी, कंडीशन। और जो कंडीशन दी जाती है, जो गिवन होता है, उसको हम लोग हमेशा कांस्टेंट मानेंगे। जो गिवन होगा उसको हमें क्या मानेंगे, कांस्टेंट। और वो कंडीशन होगी u और v के बीच में रिलेशन। अब ये रिलेशन क्वेश्चन में डायरेक्ट भी हो सकता है या भाषा के बीच में छुपाया भी जा सकता है, या फिर हमें क्वेश्चन में सिंपल ट्रिग्नोमेट्री या ज्योमेट्री लगा के ये रिलेशन बनाना भी पड़ सकता है। ये तीन तरीके होंगे, डायरेक्ट दिया होगा या भाषा में छुपा होगा या ज्योमेट्री की हेल्प से हम उन इंडिपेंडेंट वेरिएबल के बीच में क्या बनाएंगे, रिलेशन। उस रिलेशन की हेल्प से हम हमेशा इस फंक्शन को सिंगल इंडिपेंडेंट वेरिएबल में चेंज करेंगे। तो अब हुआ क्या कि इसको अगर सिंगल में चेंज करना है तो या तो ये पूरा फंक्शन u में चेंज हो जाएगा या पूरा फंक्शन किस में चेंज होगा, v। तो होगा क्या कि हमेशा जब सिंगल इंडिपेंडेंट वेरिएबल में चेंज करोगे तो एक
कैलकुलेशन को आसान बना रहा होता है और एक कैलकुलेशन को थोड़ा मुश्किल बना रहा होता है। तो कौन आसान बनाएगा कौन मुश्किल बनाएगा, ये थोड़े से क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के बाद समझ में आ जाता है। मैं एक दो क्वेश्चन में तुम्हें आइडिया देता हूँ कि कौन मुश्किल हो रहा है कौन सा आसान। तो पहले इतना पॉइंट लिखेंगे फिर मैं क्वेश्चन स्टार्ट करता हूँ। तो अब क्वेश्चन की शुरुआत करने से पहले हम यहाँ पर एक आर्टिकल से थोड़ा सा ये बातें और समझते हैं कि सपोज हम लोग को एक सिलेंडर गिवन है, ये सिलेंडर है। अभी मैं जो एग्जाम्पल ले रहा हूँ वो मेंसुरेशन के क्वेश्चन पे ले रहा हूँ। ये है और हमारा एम क्या है, इस सिलेंडर के वॉल्यूम को मैक्सिमाइज करना। सिलेंडर का हाइट h ले लेता हूँ और रेडियस r। तो जैसे सिलेंडर के वॉल्यूम के बारे में बात होगी तो तुरंत दिमाग में बात आ जाएगी v इक्वल टू पाई r स्क्वायर h। ये इक्वेशन फर्स्ट हो गई। अब जैसे मैंने इक्वेशन फर्स्ट लिखी तो तुरंत जिस चीज़ को भी मैक्सिमाइज करना या मिनिमाइज करना है तो तुम्हें फार्मूला लिखने के बाद ये ध्यान देना पड़ेगा कि उस एक्सप्रेशन में डबल इंडिपेंडेंट वेरिएबल है कि सिंगल है। तो मैं यहाँ पे देख रहा हूँ कि इस आर्टिकल में अगर मैं रेडियस को बढ़ा दूँ तो भी वॉल्यूम क्या हो जाएगा, मैक्सिमाइज। अगर मैं हाइट को इंक्रीज कर देता हूँ तो भी वॉल्यूम क्या हो जाएगा, मैक्सिमाइज। यानी इस आर्टिकल में डबल इंडिपेंडेंट वेरिएबल गिवन है और जैसे ही देखा कि डबल इंडिपेंडेंट वेरिएबल है तो क्वेश्चन में कोई ना कोई कंडीशन गिवन होगी। हम लोग मान लेते हैं कि हमें सिलेंडर का टोटल सरफेस एरिया गिवन है। जो गिवन होगा उसको हम लोग हमेशा कैसा ट्रीट करेंगे, कांस्टेंट। जो गिवन है वो क्या है, कांस्टेंट। तो सिलेंडर का सरफेस एरिया क्या होता है, 2 पाई r स्क्वायर h प्लस 2 पाई r स्क्वायर, 2 पाई आर एच प्लस 2 पाई आर स्क्वायर। अब यहां से ये चूंकि गिवन था, ये क्या था, गिवन। तो जो गिवन है उसको हम लोगों ने क्या ध्यान दिया है, उसका नाम क्या है, कांस्टेंट। अब मैं क्या करूंगा, ये जो रिलेशन है इस रिलेशन की हेल्प से मैं क्या करूंगा, दो चीजें हो सकती हैं। या तो मैं r का वैल्यू निकालूं इन टर्म ऑफ h, ध्यान से सुनना, लिखने के चक्कर मत पड़ना भी। r का वैल्यू निकालो किसके टर्म में, h, और वो r की वैल्यू मैं यहां पुट कर दूं तो ये पूरा एक्सप्रेशन h में आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। या फिर मैं ऐसा कर सकता हूं, h का वैल्यू निकालूं इन टर्म ऑफ r और वो इसमें पुट कर दूंगा तो पूरा एक्सप्रेशन किस में बन जाएगा, r। मकसद क्या है हम लोग का, मकसद सिर्फ एक ही है कि जिस चीज का मैक्सिमम या मिनिमम करना है वो सिंगल इंडिपेंडेंट वेरिएबल में होनी चाहिए। तो यानी मैंने यहां से देखा, या तो मैं इस पूरे को r में बदल सकता था या इस पूरे को क्या, h। और मैंने हमेशा बोला है कि यहाँ पर एक से कैलकुलेशन आसान होगी और एक से कैलकुलेशन मुश्किल होगी। अब जैसे किसी के दिमाग में आता कि नहीं मैं r का वैल्यू निकालता हूँ इन टर्म ऑफ h, तो ये कैलकुलेशन मुश्किल होती। जरा देखो, 2 पाई r स्क्वायर 2 पाई दिस माइनस s इक्वल टू 0, ये r में क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गई। और r में क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गई, इसका फैक्टर तो हो नहीं रहा, तो r की वैल्यू कैसे निकलेगी, फार्मूले से, तो माइनस b प्लस माइनस रूट ओवर b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। तो अब यहाँ पे देख रहे हैं कि ये जो r का वैल्यू है ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड वैल्यू आ रहा है। ये r की दो वैल्यू हैं, एक प्लस के साथ और एक क्या, माइनस। चलो माइनस के साथ तो ऐसे ही निगलेक्ट हो जाएगी क्योंकि यहाँ भी माइनस यहाँ भी माइनस, तो रेडियस नेगेटिव नहीं होती तो नेगेटिव साइन तो हट जाएगा, लेकिन प्लस वाला रखोगे। और हमें चूंकि मैक्सिमम मिनिमम करना है तो हमें यहाँ पे डबल डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, तो डबल डिफरेंशिएशन यहाँ से क्या हो जाएगा, मुश्किल हो जाएगा। तो इसका मतलब जो मैंने ये सोचा ये गलत सोचा, यानी r की वैल्यू को h के टर्म में नहीं निकालना था। तो इसका मतलब जब r की वैल्यू h के टर्म में नहीं निकालनी थी तो क्या करना होगा, h का वैल्यू निकालना होगा इन टर्म ऑफ r। तो यहाँ से क्या हो गया, 2 पाई r h
s माइनस 2πr² या फिर h इक्वल टू और ये वैल्यू इक्वेशन फर्स्ट में हम लोग पुट करेंगे तो v इक्वल टू πr², h का वैल्यू r से एक r कैंसिल हो जाएगा, पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, तो v इक्वल टू ये अपॉन में कांस्टेंट है 2 ऐसे रहेगा, इस r को मैं अंदर ट्रांसफर कर दे रहा हूं और जैसे मैंने ट्रांसफर किया तो देख रहे हैं कि v की वैल्यू जो है सिंगल इंडिपेंडेंट टर्म में आ गई। s तो गिवन था, जो गिवन है उसको क्या ट्रीट किया जाएगा, कांस्टेंट, तो यानी बचा कौन, r, और r जब आ गया यानी सिंगल इंडिपेंडेंट वेरिएबल आ गया, और जब सिंगल इंडिपेंडेंट वेरिएबल आ गया तो इसका मतलब डिफरेंशिएशन जो होगा वो पॉसिबल होगा और r के रेस्पेक्ट में इसका क्या हो जाएगा, डिफरेंशिएशन। तो यहाँ से क्या है, dv/dr 1/2 s माइनस 6πr² फॉर मैक्सिमा मिनिमा dv/dr इक्वल टू 0, ये आ जाएगा। और अब जब डिफरेंशिएट करते थे उसके बाद जब फर्स्ट डेरिवेटिव 0 करता था तो उसमें किसकी वैल्यू निकाली जाती थी, x के रेस्पेक्ट में करते थे x की वैल्यू, r के रेस्पेक्ट में हो रहा तो किसकी वैल्यू, r की वैल्यू। और अब यहां पर क्या हो, अगली बात कि अब मुझे देखना है कि दो चीजें होंगी हमेशा, क्या, दो चीजें जो होंगी हमेशा क्वेश्चन में, दो ही चीजें रहती हैं, दो में से कोई एक चीज पूछी जाएगी। कि जैसे मैं तुमसे पहला बात बोलता हूं कि क्या कंडीशन होगी जिसके लिए सिलेंडर का वॉल्यूम मैक्सिमम होगा, क्या कंडीशन होगी सिलेंडर का वॉल्यूम मैक्सिमम होगा। दूसरी बात, सिलेंडर का मैक्सिमम वॉल्यूम बताओ, यही दो बातें होंगी। तो अब यहाँ पे चूंकि मुझे इसको मैक्सिमाइज करना था तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, इसका सेकंड डिफरेंशिएशन निकालूंगा। अब जब मैंने इसका सेकंड डिफरेंशिएशन निकाला तो ये 1/2 s का डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा और ये कितना आ जाएगा, 12πr, और यहां पे वैल्यू पुट करेंगे r का, ये माइनस, तो ये वैल्यू क्या है, लेस देन 0, और सेकंड डिफरेंशिएशन जब लेस देन 0 है तो इसका मतलब मैं ये बोल सकता हूं कि सिलेंडर का वॉल्यूम क्या होगा, मैक्सिमम। अब फिर से वही बात अभी मैंने बताई थी, दो चीजें होंगी, या तो कंडीशन होगी या तो जिस चीज को मैक्सिमम बोला गया है उसकी मैक्सिमम वैल्यू, अगर मिनिमम बोला गया है तो मिनिमम वैल्यू। पहला पॉइंट मैं ये बता रहा हूं, कंडीशन जब भी बोली जाएगी, क्या बोली जाएगी, कंडीशन, तो कंडीशन की हमेशा दो लोकेशन होंगी। कौन सी दो लोकेशन होंगी, पहली लोकेशन ये होगी जहां पर फर्स्ट डिफरेंशिएशन को 0 किया है, वो लोकेशन होगी। यानी अगर इस क्वेश्चन में कोई बोलना चाहे तो मैं ये बोल सकता हूं क्या, सिलेंडर का वॉल्यूम मैक्सिमम होगा जब उसका टोटल सरफेस एरिया 6πr² होगा, या तो यहां से निकाल देगा। अगर यहां से कंडीशन नहीं दी गई है तो दूसरी जो लोकेशन होगी वो लोकेशन होगी कि जो गिवन है उसमें ये डाटा पुट करोगे, और जो गिवन है उसमें डाटा पुट कर दोगे तो कंडीशन मिल जाएगी। या तो फर्स्ट डेरिवेटिव जहां 0 हुआ वहीं पे आ जाएगा आंसर, या फिर जो गिवन है उसमें पुट करोगे। अब जैसे यहां पे फ्रॉम सेकेंड, अगर मैं s का वैल्यू पुट कर दूं तो क्या आ जाएगा, 6πr² 2πrh प्लस 2πr², यानी ये कितना आ गया, 4πr² 2πrh, एक r से r कैंसिल हो गया, पाई से पाई कैंसिल हो गया, ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो ये 2r इक्वल टू क्या आ गया, h। तो अब मैं ऐसा भी बोल सकता हूं कि सिलेंडर का वॉल्यूम मैक्सिमम होगा जब उसकी हाइट इक्वल होगी उसके डायमीटर के, 2r का मतलब डायमीटर हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। और अब लास्ट, मैक्सिमम वॉल्यूम, और जब मैक्सिमम वॉल्यूम लिखा जाएगा तो इसके भी आंसर लिखने के दो तरीके होंगे, क्या, क्योंकि भाई वॉल्यूम तुम r के टर्म में भी लिख रहे हो और h
तो या तो आंसर आर के टर्म में होगा या फिर क्या एच, किसी एक टर्म में होगा। तो वो प्रूफ करने को लिखा होगा तो प्रूफ करने से पता लगेगा, और अगर ऑप्शन है तो ऑप्शन से पता लगेगा। तो ये एक आंसर ये बन सकता है यहाँ से 2 पाई आर क्यूब, या फिर दूसरा ये बन सकता है कि इस आर के प्लेस पे एच की वैल्यू पुट कर दी जाए। तो इन दोनों में से कोई एक आंसर होगा, इसको नोट कर लेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन अब कह रहा है कि द हाइट ऑफ द सिलेंडर ऑफ मैक्सिमम वॉल्यूम, यानी कि सिलेंडर के वॉल्यूम को मैक्सिमम करना है, और क्या कह रहा है इंस्क्राइब इन ए स्फीयर ऑफ रेडियस ए इज 2a/√3, यानी सिलेंडर के वॉल्यूम को मैक्सिमम होगा जब उसकी हाइट होगी 2a/√3, और कहाँ पर वो है, वो इंस्क्राइब है स्फीयर ऑफ रेडियस ए में। यानी कि स्फीयर का रेडियस हम लोग को गिवन है, और जो गिवन है उसको हमेशा क्या ट्रीट किया जाएगा, कांस्टेंट। तो ये हम लोग के पास स्फीयर हो गया। या और अब हाइट सिलेंडर का हम लोग एज्यूम कर लेते हैं कि h है, और इसका रेडियस जो है वो r है। स्फीयर का रेडियस हम लोग को दे दिया गया है a है, यानी कि ये a हो गया, ये सेंटर है, ये a। तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर तो हम लोग को ऑलरेडी पता है 1/3 पाई r²h। और अब हम लोग फिर ध्यान करेंगे कि अगर रेडियस इंक्रीज करूँगा तो भी वॉल्यूम बढ़ेगा, हाइट इंक्रीज करूँगा तो भी वॉल्यूम क्या होगा, बढ़ेगा। यानी कि इस वॉल्यूम के अंदर डबल इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, और जब डबल इंडिपेंडेंट वेरिएबल है तो क्वेश्चन में गिवन कंडीशन की हेल्प से इसको सिंगल इंडिपेंडेंट वेरिएबल में क्या करना पड़ेगा, चेंज। वो कैसे चेंज करेंगे, तो इस बार क्वेश्चन ने हमें सिर्फ गिवन किया है स्फीयर का रेडियस, और जब स्फीयर का रेडियस पता है क्या दिया गया है a, तो मुझे a r और h में क्या निकालना पड़ेगा, रिलेशन। और इस बार रिलेशन देखा जाए तो हम ज्योमेट्री की हेल्प से बहुत आसानी से निकाल सकते हैं। ये क्या है, ये भी r होगा कि नहीं होगा, तो यहाँ पे क्या दिख रहा है, एक राइट एंगल ट्रायंगल, तो यानी कि पाइथागोरस इसमें लगा सकते हैं। तो जब पाइथागोरस लगा देंगे तो कितना आ जाएगा, ये 2a होल ऑफ स्क्वायर इक्वल टू 2r² प्लस h², तो 4a² 4r² प्लस h²। और जो गिवन है उस गिवन की हेल्प से हमें फर्स्ट को सिंगल इंडिपेंडेंट वेरिएबल में चेंज करना है। अब यहाँ फिर डिसाइड करना है h को बदलूं r के टर्म में कि r को बदलूं h के टर्म में। कैलकुलेशन एक से आसान होगी, किस में बदलें, r का वैल्यू निकाल के h के टर्म में पुट करें कि h का वैल्यू r के टर्म में, r का वैल्यू, क्योंकि r² लिखा है तो सिंपल हो जाएगा। अगर h का वैल्यू पुट करोगे तो यहाँ h² है तो वो रूट में आ जाएगा, तो कैलकुलेशन क्या करेगा, बड़ा करेगा। तो यानी कि यहाँ से 4r² इक्वल टू 4a² माइनस h², तो यहाँ से ये आ गया। और फ्रॉम फर्स्ट तो v इक्वल टू 1/3 पाई a² माइनस h²/4 इंटू h। और अब v इक्वल टू π/3 a² माइनस h³ और अब पूरे फंक्शन में सिंगल इंडिपेंडेंट वेरिएबल बच रहा है, कौन है वो, h। तो इसलिए इसका h के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन।
और उसके बाद फॉर मैक्सिमा मिनिमा dv बाई डी एच इक्वल्स टू 0, और जब इसको 0 करेंगे तो फाइनली ए स्क्वायर इक्वल टू 3h स्क्वायर बाई 4। डिफरेंशिएशन किसके रेस्पेक्ट में हो रहा है? h, इसलिए वैल्यू h की निकाली जाएगी। तो ये h स्क्वायर इक्वल टू यानी h इक्वल्स टू 2a बाई, तो ये h की वैल्यू आ गई। अच्छा, h की वैल्यू हमें 2a बाई रूट 3 ही तो निकालनी थी, तो ये क्वेश्चन प्रूफ हो गया कि नहीं हो गया? तो हम कहेंगे कि ये प्रूफ नहीं हुआ। कंडीशन तो पहले ही आ जाएगी, हमने बताया ना, डिफरेंशिएशन को 0 करोगे और या फिर जो गिवन होगा उसमें पुट करोगे, उससे कंडीशन आ जाएगी। लेकिन इस कंडीशन के आने से क्या किसी ने अभी तक ये प्रूफ किया कि वॉल्यूम मैक्सिमम होगा? वॉल्यूम मैक्सिमम तभी पता लग पाएगा जब सेकंड डिफरेंशिएशन क्या होगा? नेगेटिव। तो कंडीशन पहले आ जाएगी तो वहीं क्वेश्चन छोड़ नहीं देना है। ऑप्शनल अगर क्वेश्चन है तो बात यहीं पे खत्म हो गई। लेकिन अगर मुझे रिटर्न में काम करना है तो मुझे सेकंड डिफरेंशिएशन दिखाना पड़ेगा कि इस पॉइंट पे क्या आ रहा है? नेगेटिव। तो अब सेकंड डिफरेंशिएशन, और अब h का वैल्यू पुट कर देंगे। तो यहां से जब वैल्यू पुट किया जाएगा तो इसका वैल्यू सेकेंड डिफरेंशिएशन क्या हो गया? नेगेटिव। और जब सेकेंड डिफरेंशिएशन नेगेटिव हो गया तो मैं बोल सकता हूँ वॉल्यूम सिलेंडर का क्या होगा? मैक्सिमम, जब उसकी हाइट क्या होगी? 2a बाई रूट 3 होगी। तो ये हो गया। एक तो ये सब क्वेश्चन करने का एक तरीका एक और भी होता है। इन सभी क्वेश्चनों को हम लोग चाहें तो वर्चुअल वर्क से भी कर सकते हैं। अब वर्चुअल वर्क से कैसे करेंगे ये भी आगे बताते हैं।